ओके चलिए लिखेंगे सरफेस केमिस्ट्री, लिखना है आपको सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। लिखेंगे थोड़ा सा इसमें, तो पहले आपको लिखना है, लिखेंगे ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with reaction, which deals with reaction and phenomena, reaction और phenomena लिखना, reaction और phenomena taking place कौन सा कलर ग्रीन? हाँ ग्रीन है, हाँ taking place at the surface, as the surface is known as surface chemistry, branch of physical chemistry which deals with reaction phenomena taking place at the surface is known as surface chemistry। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। लिखने का कार्यक्रम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है और पूरी कहानी वही है कि बस लिखना है और उसको थोड़ा थोड़ा करके समझते रहना है, बस इतना आसान काम है। और पूरा कंक्लूजन उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर है, ठीक है। और ये चैप्टर 3 पार्ट में है, हम जब इस चैप्टर को करेंगे तो चैप्टर हमारे पास 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट का नाम वहाँ पे लिखा होगा जिसका नाम है एडजॉर्प्शन, तो थोड़ा सा ये भी हम लोग देखेंगे। एडजॉर्प्शन एक टॉपिक का नाम है इसमें, और दूसरे का नाम है इसमें कोलॉइड्स, तो हम लोग जैसे कोलॉइड्स लिख लेंगे। और तीसरे का नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैटलिस्ट, तो थोड़ा सा ये आपको नोट करना है। लास्ट क्लास में आपके यहाँ पढ़ाया था, मतलब इसमें रिकॉर्ड करा था, तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी इसलिए वो ख़राब हो गया था, ठीक है। मतलब आप लोग की आवाज़ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी। ये देखेंगे एडजॉर्प्शन, कोलाइड एंड कैटलिस्ट। तो पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, पूरी कहानी की तरह देखेंगे तो शायद थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो लिखना हेडिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन NCERT में 6 टेबल बने हुए हैं, मैं एक बार पहले बोल देता हूँ, उसको बढ़िया से रट्टा मार लेना है। हालांकि मैं उसी सबको पढ़ाऊँगा, मतलब लिखना ज़्यादा है और बार बार थोड़ा इजी करके बोलूँगा तो समझ जाएंगे। ये चैप्टर मतलब जो है एक ही बार में ख़त्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और NCERT में टेबल्स बने हुए हैं, मेरा एक सजेशन है कि टेबल, जैसे एक टेबल का नाम है 5.1, 5.2, 5.3, मैंने देखा हो सेकंड पेज पे 5.1, मतलब सरफेस जहाँ शुरू होगा उसके दूसरे पेज पे लिखा हुआ 5.1। तो आप जो है टेबल्स को थोड़ा देख लेंगे। इसी साल JEE मेंस में, ठीक है, 5.3 से क्वेश्चन आया हुआ था, वो अचानक मुझे पता नहीं था। एक बैच में 12th इंजीनियरिंग में जब मैं पढ़ा रहा था वो टॉपिक, तो बच्चों को मैंने बोला कि ये टेबल याद करना है। तो बच्चे ने बोला कि सर टेबल तो हमारे पास है नहीं। तो मैंने क्या किया, मोबाइल से निकाला, मतलब NCERT जो है, और PDF जब देख रहा था मैं, तो सेम टेबल अचानक वो सरफेस केमिस्ट्री में दिखा जो इस बार जस्ट प्रीवियस में आया हुआ था। तो सेम टेबल, मतलब जैसे एक साइड में लिखा होगा, इधर लिखा जैसे हैबर प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, और इधर उसके रिएक्शन, समझ रहे हैं मेरे? तो सेम सब कुछ उठा के उसने, मतलब सेम डाटा ही आया हुआ है। और नीट में सेम क्वेश्चन जब हम आगे पढ़ेंगे, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, तो उसका जो है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेता हूँ, सॉलिड लेंगे तो जेमस्टोन, जो भी अब स्टोन वगैरह बनता होगा, समझ रहा मेरी बात? सॉलिड लिक्विड लेंगे, फिर लिक्विड लेंगे, गैस लेंगे, गैस लिक्विड लेंगे, जैसे गैस सॉलिड लेंगे, गैस सॉलिड का मतलब स्मोक हो सकता है, तो ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। गैस सॉलिड का मतलब स्मोक, डस्ट पार्टिकल और जो है गैस मिलके जो बनाते हैं धुन टाइप का, इस तरीके का। तो सारा क्वेश्चन सेम आ चुका है, मतलब सेम टेबल ही क्वेश्चन में है। तो यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आपको टेबल थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। और दूसरा एडजॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक बिहेवियर आएगा, उसका शॉर्टकट लिख दूंगा, उसको देख लेना। इस चैप्टर से एक फिक्स क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, तो टेबल एकदम आपको लर्न कर लेना है। हालांकि टेबल जितनी बातें लिखी होंगी यहाँ मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार फिर भी एग्जामिनेशन से पहले टेबल को ऐसे प्रूफरीडिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब एडजॉर्प्शन हमारी मेन हेडिंग है, और लिखना है जरा सा आपको एडजॉर्प्शन। बुक्स में एक जगह लिखा होगा एडजॉर्प्शन, और पैरेलल इसके बुक्स में लिखा होगा एब्जॉर्प्शन। तो थोड़ा देखते हैं जरा सा एब्जॉर्प्शन क्या है पहले और एडजॉर्प्शन क्या है। हम लोग हालांकि एडजॉर्प्शन भी बात करेंगे, एक बार 5 मिनट इसको देखेंगे, और इसको कई लोग पढ़ाते हैं लेकिन हमारे काम का नहीं है। जरा प्लीज़ यहाँ देखें, एक कंटेनर है हमारे पास, सब बच्चे देखें जरा सा, कंटेनर है, उसमें पानी भरा पड़ा हुआ है। ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, तो शुरू में थोड़ा देखते चलेंगे। और इस पर हमने क्या किया, एक स्पॉन्ज बाइट इस तरीके से हमने ले लिया, ये लिखा हुआ है स्पॉन्ज, कई बुक्स में ऐसा लिखा होगा, जो अच्छा लगे, स्पंज इस तरीके से लिखा हुआ है। बेसिकली येलो कलर का फोम ही एक आता है बर्तन साफ़ करने के लिए, अब देखेंगे तो वही है, बस उसको हमने किया पानी में डाला होगा। अब जैसे इसको हम पानी में डालेंगे, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल था, ये मतलब पार्टिकल है, जैसे हम डालेंगे तो क्या होगा, इसके सराउंडिंग में पहले वाटर मॉलिक्यूल आएगा, धीरे धीरे ये वेट होने लगेगा, फिर गीला होगा, फिर धीरे धीरे पानी भरता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, और धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, और एक दिन फाइनली कंटेनर में आके नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पे पानी धीरे धीरे आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक बल्क में पानी आ रहा है, यानी बल्क फिनोमिना है।
सभी बच्चे यहाँ पे देख लें, ये बल्क में आ रहा है तो हम बोलेंगे बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक तो ये हमने स्पॉन्ज ले लिया है, दूसरे एक वाटर है, तो दो इसमें जो भी लिखे हुए मॉलिक्यूल हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दोबारा बोल देता हूँ, जो भी स्पॉन्ज, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब पूरा करता हो, मतलब बल्क तक पानी वानी को लेकर आता हो, इसको हमने इसमें डाला होगा और पूरा ये सरफेस के मतलब लेकर शुरू में सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल है, धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहा है और फाइनली आके नीचे की ओर बैठ जाता होगा। ऐसा हमने कहीं आसपास में जरूर देखा होगा। दूसरा जरा सा देखें आप, एक हमने यहाँ पे लिया है इंक का एग्जाम्पल हम लेंगे, ये इंक है इस बार मान लेंगे क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में इंक वगैरह रखा हुआ है। इसके अंदर क्या किया हमने, एक चौक ले लिया, ये चौक है हमारे पास, ये चौक है, और चौक को हमने क्या किया, तुरंत हमने इंक में डाला और तुरंत बाहर निकाल लिया। तो जब इंक को तुरंत बाहर निकालेंगे तो इस सरफेस पे जरा देखें आप, इस सरफेस पे तो पूरा एक ब्लैकिश लेयर आ जाएगा, ये एक पूरा ब्लैक का लेयर होगा। लेकिन जब मैं इस चौक को यहाँ से कट करूँगा, बेसिकली इस तरीके से सब बच्चे देखें, इतना अगर कट करूँगा तो ये वाला जो पूरा पॉइंट है वाइट होगा, ये वाला पूरा पॉइंट वाइट होगा। इसका मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि चौक में बस इतना सा हो रहा है कि सरफेस पे आ रहा है। क्लियर हो गया? तो एडजॉर्प्शन, एडी का मतलब जरा ध्यान से देख लें, सरफेस फिनोमिना है। इस लाइन का मतलब है सरफेस फिनोमिना, एडी का मतलब है सरफेस फिनोमिना और एबी का मतलब है बल्क फिनोमिना। दूसरी बात जरा सभी बच्चे सुन लें, फिर मैं थोड़ा इसको केवल लिखना ही है, इस चैप्टर में कुछ है नहीं। एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है कि एब्जॉर्प्शन में पहले एडजॉर्प्शन हुआ है। इधर जरा देखना, पहले वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बल्क में थोड़ी ना आया होगा, पहले सराउंडिंग में आया था सब जगह, पहले एडजॉर्प्शन हुआ है। ए बी और एडी बड़ा हौच पौच है, इसमें देख लेंगे। ए बी में बल्क तक आएगा एब्जॉर्प्शन, और एडी में सरफेस वाटर के या जो भी होगा, इंक वगैरह ऊपर ही रहेगा। ये चौक था, इसके पूरा ऊपर ब्लैकिश लेयर आ जाएगा, या ब्लू इंक है तो इसमें आ जाएगा, तोड़ेंगे तो अंदर में पार्ट अभी भी व्हाइट कलर का ही होगा। तो बेसिकली इस तरीके से सरफेस फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन में ये ऑटोमेटिक अंदर चल रहा है, पहले ये थोड़ा हो रहा है और फिर अंदर और ज़्यादा मॉलिक्यूल आ रहा है। क्लियर हो गया? ये फिगर जरा जल्दी से ड्रॉ कर लें, फिर इसमें केवल लिखने का कार्यक्रम हमें शुरू करना है, या नोट कर लीजिए बस। और एडजॉर्प्शन के इसको लिखते रहिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल एक बार बोल देता हूँ। और एडजॉर्प्शन का मेरे से कोई एग्जांपल पूछेगा तो और एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हो सकता है बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े रिसोर्ट्स में जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे देखेंगे आप गौतम बुद्धा का, लॉर्ड शिवा का, गणेशा का, किसी डांसर का, या अगर आप इस्लामिक कंट्री में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, आप देखना, और रखा रहता है बीच बीच में, 100 पीस के तरीके से रखा रहता है। हमें देखने में वो अच्छा लगता है, लेकिन बेसिकली वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, सिलिका जेल जैसा है। या हम जूते वगैरह बहुत महंगा खरीद के लाते हैं, तब देखना उसके अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स पड़े हुए होंगे, तो भी एडजॉर्प्शन है, जितने वो उसमें मॉइस्चर वॉइस्चर आ रहे होंगे उसको एब्जॉर्ब करना होगा। ठीक है, जो सिलिका जेल है, सिलिका वो भी उसको बोले। मैंने ये इंक और जो है चौक का एग्जाम्पल इसे बोला है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और स्पॉन्ज और वाटर का एग्जांपल क्यों बताया, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी का ही पूरा इस चैप्टर में पूरा एनसीईआरटी ही फॉलो करना है बेसिकली, और उसी से क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग थोड़ा इसको देखते हुए चलेंगे और आप थोड़ा सा प्रेफर कर लेंगे तो एक आइडिया आ जाएगा। हो गया? लिखना है थोड़ा सा, फिनोमिना, फिनोमिना ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस, फिनोमिना ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड। इस चैप्टर का नाम एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग एडी पढ़ेंगे, लेकिन ए भी बीच में आया था तो हमने एक इंट्रोड्यूस कर लिया है। फिनोमिना लिखा आप लोगों ने, ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड, ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड एट सरफेस ऑफ, एट सरफेस ऑफ, एट सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, एट सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, एट सरफेस ऑफ solid or liquid in comparison to bulk, in comparison to bulk is called adsorption, is called adsorption, is called adsorption। लिख दिया आप लोगों ने? फिर लिखना है थोड़ा सा, मतलब पैराग्राफ चेंज करके शुरू से लिखना है, स्टार्टिंग से लिखेंगे। हम एब्जॉर्प्शन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, जितना समझाना था एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया। अननेसेसरी एब्जॉर्प्शन लिखने से कोई फायदा नहीं, एग्जामिनेशन में एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा। हम बस सीधा वो देखेंगे जो एग्जाम में आएगा और बस वही देखेंगे, बाकी सब अननेसेसरी बातें हैं, किसी काम का नहीं है, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो लिखना थोड़ा, में कुछ कुछ पॉइंट हैं, जैसे लिखना है एडजॉर्प्शन ऑफ इंक, एडजॉर्प्शन ऑफ इंक ऑन द सरफेस ऑफ चॉक, एडजॉर्प्शन ऑफ इंक ऑन द सरफेस ऑफ चॉक
एडजॉर्प्शन ऑफ इंक ऑन द सरफेस ऑफ चॉक। फिर लिखना एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। अगला पॉइंट लिखना, एग्जाम्पल में ही लिखना है अगला, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाई सिलिका जेल, बाई सिलिका जेल। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, बढ़िया से पढ़ लेना। जो जो लाइन लिखवा रहा हूँ मैंने 10-12 साल का पेपर उठा के देखा है, उसी में से पूछा हुआ है, उसी को हम लोग कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। फिर अगला पॉइंट लिखना है थोड़ा सा, लास्ट एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन ऑफ कलर्ड सबस्टांस, एडजॉर्प्शन ऑफ कलर्ड सबस्टांस, कलर्ड सबस्टांस, एडजॉर्प्शन ऑफ कलर्ड सबस्टांस, COLOURED, कलर्ड सबस्टांस लिखा आप लोगों ने, फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन बाई एनिमल चारकोल, बाई एनिमल चारकोल, बाई एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग लिखना आप थोड़ा सा, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का क्या रीज़न है, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन जरा यहाँ समझाता हूँ, आप देखिए पहले, फिर थोड़ा लिखेंगे हम लोग। मान लेते हैं कोई सबस्टांस है, मान लेते हैं सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें यहाँ पे, मान लेते हैं कोई सबस्टांस है ये, और ये सबस्टांस को हमने M ले लिया, M मेटल नहीं है, कोई सबस्टांस है, सब बच्चे यहाँ देखें, ये इस तरीके से कनेक्ट, सबस्टांस चूँकि सॉलिड में है तो टाइटली पैक्ड रखेगा एक दूसरे को, आप जानते हैं अच्छे से, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये कोई सबस्टांस है, जरा देख लें आप, ये कोई सबस्टांस इस तरीके से हमने ले लिया, और ये इस तरीके से हमने बना लिया, ये सबस्टांस ले लिया हमने। तो अगर इसके बारे में थोड़ा हम बात करें तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ से इसको लॉक कर दें तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ये पूरा एक बल्क, एक मतलब बॉक्स में ले लेते हैं एक सबस्टांस है, तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं इसका जो टर्मिनल ग्रुप है, ये जो टर्मिनल ग्रुप्स है, ये टर्मिनल ग्रुप है, ये ओपन है, ठीक है जी। बाकी जरा से देखें, ये सब लॉक है, आपस में सब बॉन्ड बना चुके हैं। जैसे ये सबस्टांस है, सब बच्चे देखें, ये बीच में क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लग रहा है। जैसे ये सबस्टांस को ले लेते हैं, जैसे इस सबस्टांस के बारे में थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये सबस्टांस बीच में होने का रीज़न है, इस पे यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये चारों तरफ से सेम बराबर है, सब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई ना कोई सबस्टांस है जिसमें M नाम से हमने इंडिकेट किया, आप कोई और लेटर लिख सकते थे। इसका जो सरफेस है, ये जो पूरा एरिया है, सभी लोग देख रहे हैं, ये ओपन है सरफेस। आप कितना भी पॉलीमर वॉलीमर बनाएंगे तो आप देखेंगे लास्ट में खाली रह जाता है, तो अब चूंकि ये खाली रह जाएगा तो कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, क्या कहते हैं आप, वीक जोन पे कोई भी अटैक करता है, वीक जोन पे ही कोई अटैक करता है, तो यहाँ पे ही आप सब बच्चे समझ पा रहे हैं, इसी पोजीशन पे केवल एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन उस पोजीशन पे होगा जहाँ पे एक वैकेंट स्पेस होगा, तो जिसकी वैकेंसी खाली है, मतलब जिनकी वैकेंसी खाली है, वो सरफेस से कॉल करेंगे किसी को आने के लिए, वो जनरली हाइड्रोजन होता है निकल के सरफेस पे। आप मेटल समझना चाह रहे हैं तो निकल ले लें आप, निकल के पास एक टेंडेंसी होता है, सब बच्चे जानते हैं कि इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें तो धीरे धीरे हाइड्रोजन को रिकॉल अपने सरफेस पे करता है। चूंकि इसके सरफेस पे ये आते हैं इसलिए इसका नाम है सरफेस फिनोमिना, और इसी का नाम है एडजॉर्प्शन। जिस बात को मैंने यहाँ समझाया है, ये जो निकल मेटल है इस सबके अंदर मेटालिक बॉन्ड है, आप तो जानते हैं यही वाला बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। तो अंदर वाले तो बॉन्ड नहीं बनाते होंगे, जो सरफेस की ओर रहता होगा, बाहर की ओर रहता होगा, टर्मिनल पे वही लोग बॉन्ड बनाते होंगे। सबको बात क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा आपको जल्दी से एक फिगर ड्रॉ कर लेना छोटा सा। पिछले साल हमने सरफेस थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ाया था, इस बार थोड़ा फिर से दूसरे तरीके से पढ़ा रहे हैं, और फिर किसी बैच में थोड़ा दूसरे तरीके से एक बार पढ़ा के देखेंगे। अगले साल जो भी बैच 12th का मतलब इसी साल आ रहा है 2-3 महीने में, तो उसमें सरफेस थोड़ा और दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, उसमें पीपीटी लेकर आके पढ़ाएंगे थोड़ा सा, वो भी है हमारे पास, तो उसको थोड़ा यूज़ कर लेना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। सरफेस पे ही एडजॉर्प्शन हो सकता है। हो गया? लिखेंगे मॉलिक्यूल प्रेजेंट, मॉलिक्यूल प्रेजेंट, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ सबस्टांस, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ सबस्टांस have all valency satisfy by other molecule, have all valency satisfy by other molecule, molecule present in the bulk
of substance have all valency satisfied by other molecule, but molecules present at the surface, but molecule present at the surface have some unbalance forces or unsatisfied valencies. So in order to satisfy that unbalanced force molecule of surface have high tendency to form bond with other molecules, that is adsorbed. ठीक, समझ गए होंगे शायद आप लोग। नेक्स्ट इसका लिखना है अगली हेडिंग जनरल टर्म्स। नेक्स्ट हेडिंग है जनरल टर्म्स यूज इन एडजॉर्प्शन। जनरल टर्म्स यूज इन एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में कुछ टर्म हैं जो बुक्स में लिखे हुए मिलेंगे। तो पहला जैसे लिखेंगे एडजॉर्बेट। पहला एक टर्म है बुक्स में मिलेगा एडजॉर्बेट। यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देखें आप, एडजॉर्बेट। अभी कुछ देर में दूसरा भी एक और देखेंगे, उसका नाम होता होगा एडजॉर्बेंट। अच्छा जरा एक और देख लें, ये एडी हमने देखा तो दो और होता है, एक का नाम होता है एबजॉर्बेट और एक और नाम होता है एबजॉर्बेंट। तो हम लोग जनरली नीचे के दो को देखेंगे और ये दो अपने आप अभी समझ में आ जाएगा, हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो एडजॉर्बेट हमारी अगली हेडिंग है। एडजॉर्बेट में लिखना है सबस्टांस विच इज adsorbing on the surface of substance which is adsorbing on the surface of substance is called, क्या होगा उसका नाम? adsorbate, is called adsorbate। एग्जाम्पल लिखेंगे, ऊपर वाले जो लाइन लिखी उसी की एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। इंक, एग्जाम्पल होगा इंक। गैस, मॉइस्चर, इंक हो सकता है, गैस हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, कलर्ड सबस्टांस हो सकता है। कलर्ड सबस्टांस ये हमने ऊपर में भी लिखा है, आप जानते हैं इस लाइन को हमने ऊपर में भी लिखा है, सेम लाइन हमने यहाँ पे बोला है। फिर लिखना है थोड़ा सा अगला पॉइंट एडजॉर्बेंट। जिसके सरफेस पे आएगा उसका नाम एडजॉर्बेंट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ ठीक आप लोगों ने विच adsorption take place is known as adsorbent। एग्जाम्पल क्या होगा? चौक। एग्जाम्पल लिखेंगे चौक। फिर हो सकता है चौक के बाद क्या लिखेंगे? चारकोल। ऊपर जो लिखा है उसी का एग्जाम्पल यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आप एकदम पढ़ते टाइम लगे नोट्स में सब कुछ सेम लिखा हुआ है।
चारकोल, सिलिका जेल, एनिमल चारकोल एटसेट्रा, एनिमल चारकोल एटसेट्रा, एनिमल चारकोल एटसेट्रा। ठीक है, लिखा आप लोगों ने। इसके बाद अगली हेडिंग लिखना है थोड़ा सा, एब्जॉर्प्शन, एबी, एब्जॉर्प्शन, एबी मैं रिपीट कर रहा हूँ, एबी एब्जॉर्प्शन। पहले एडी चल रहा था, एडजॉर्प्शन। अब हम थोड़ा एबी के बारे में लिखेंगे 2-3 लाइन बस, ताकि आपको समझ में आ जाए। एब्जॉर्प्शन लिखना है, एबी बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखना है। फिनोमिना ऑफ यूनिफॉर्म, फिनोमिना ऑफ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, फिनोमिना ऑफ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन all over the substance, all over the substance is called absorption, is called absorption, is called absorption। ब्रैकेट में लिखना है बल्क फिनोमिना, ब्रैकेट में लिखना है बल्क फिनोमिना। एग्जाम्पल क्या होगा आप तो समझ ही रहे हैं। एग्जाम्पल पहला लिखना है, क्या होगा जी? हाँ, स्पंज। तो लिखना है जरा सा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पंज मॉलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय, एब्जॉर्प्शन बाय वाटर, लिखा आप लोगों ने, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पंज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पंज। स्पंज के स्पेल आउट अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ रहता है, कई बुक्स में SPUNG भी लिखा रहता है, तो वो है, एक OUNG भी लिखा रहता है, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, आप देख लेंगे सब एक ही है, जैसे प्रोटॉन स्पंज इसी से बना हुआ है। ठीक है, अगला एग्जांपल थोड़ा सा लिखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ, लिखा आप लोगों ने, मॉइस्चर बाई एनहाइड्रस CaCl2, बाई एनहाइड्रस CaCl2, CaCl2। ठीक है आप लोगों ने। फिर अगली हेडिंग लिखेंगे जरा सा, एक होता है सॉर्प्शन, भी बुक्स में लिखा रहता है, तो लिखना जरा सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है जरा सा उसको लिख लो, फिर बताता हूँ। सॉर्प्शन जो अपने सरफेस पे खुद बुलाए, बिल्कुल कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है, उसको सॉर्प्शन जनरली हम रखते हैं, SORPTION, सॉर्प्शन। ठीक है, सॉर्प्शन, सॉर्प्शन मतलब आना, और एक और होता होगा, अभी उसको थोड़ा सा हम लिखेंगे, डिसॉर्प्शन मतलब जाना। ठीक है, डी मतलब बाहर करना। ठीक है, तो सॉर्प्शन में लिखना थोड़ा सा आपको, व्हेन एडजॉर्प्शन, व्हेन एडजॉर्प्शन AD, व्हेन AD एडजॉर्प्शन, आप पूरा लिखना, लेकिन मैं AD बोला करूँगा, एंड एब्जॉर्प्शन AB, एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस, टेक प्लेस simultaneously, take place simultaneously is called, लिख लेना आप वहाँ पे, हाँ, is called sorption। एग्जाम्पल होता है सॉर्प्शन, एग्जाम्पल लिखेंगे सॉर्प्शन ऑफ कॉटन फाइबर, सॉर्प्शन ऑफ कॉटन फाइबर, सॉर्प्शन ऑफ कॉटन फाइबर। यहाँ जरा समझाता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। सब लोग जरा सब बोर्ड पे देखेंगे एक बार। अगर आपने इसके सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल बुलाया, सब बच्चे देखें, ये कोई मॉलिक्यूल है, मान लिया अपनी मर्जी से, तो ये एडजॉर्प्शन है। देख लें जरा सा, इसके कोई सरफेस पे अगर आप बुलाते हैं तो इसका नाम है एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन है। ठीक है, और अगर आपने बल्क तक बुला लिया, कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल बल्क तक आ जाए, तो इस तरीके का जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे जरा सा लिख रहा हूँ, ये एब्जॉर्प्शन है। सही है सा, ये एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक और फिगर अगर जैसे ड्रॉ किया कि बल्क के साथ साथ सरफेस पे भी आ जाए, ठीक है, बल्क के साथ सरफेस भी आ जाए, तो उसका नाम तो आप समझ ही रहे होंगे, उसका सिर्फ और सिर्फ नाम होगा सॉर्प्शन। कॉटन फाइबर की खासियत होती है, आप कोई कॉटन फाइबर लेकर आएंगे, मतलब कोई भी कॉटन, उसको पानी में डुबा देंगे तो देखेंगे पूरा अंदर तक तो पानी है और बाहर पे भी लेयर लगा रहता है। ठीक है, तो ये है सॉर्प्शन, ये है सॉर्प्शन। आप जो स्पॉन्ज हमने बताया, आप ध्यान से देखेंगे, उसके सरफेस पे पानी नहीं रहता है, जब उसको आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं, हार्ड प्रेस करते हैं, तब जाकर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है। क्लियर हो पा रहा है मेरी बात? तो ये तीन हमने ऐसे ही समझाने के लिखा है, एडजॉर्प्शन इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है, जरा सा इसको लिखने के बाद लिखेंगे डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन हमारी अगली हेडिंग। डी का मतलब केमिस्ट्री में बाहर जाना है। ठीक है, और बाहर करने के लिए जाहिर सी बात है हीट वीट कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तभी मॉलिक्यूल वेपराइज होकर बाहर निकलता होगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल ही ले लें तो।
तो डिसॉर्प्शन क्यों चलते हैं, आप लिखना डिसॉर्प्शन में रिमूवल ऑफ, इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन है, चाहे जेई का दें, नीट का दें, हर साल एक क्वेश्चन है, फिक्स है, पता नहीं ये हो गया, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एकदम फिक्स है। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है, बच्चे क्या करते हैं, इस पे काम नहीं करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप, लिखना जैसा डिसॉर्प्शन, लिखेंगे रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट from the surface of adsorbent, हम लोग वही वर्ड यूज कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है, from the surface of adsorbent is called desorption, सभी बच्चे जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है तो हीट देना पड़ेगा, तो लिखेंगे इट जनरली टेक प्लेस at high temperature, एक वर्ड बुक्स में लिखा होता है ऑक्लूजन, अगर आपने सुना होगा तो ये लिखते हैं। अच्छा, सॉर्प्शन मैंने ऐसे वर्ड में इसलिए लिखवाया क्योंकि बुक्स में लिखा होगा, वैसे तो कायदे से मीनिंग बस ये था कि मेटल का सरफेस था, सब बच्चे देख लें, ये मेटल का सरफेस था, जैसे निकल नाम है, तो अगर ये सरफेस पे हाइड्रोजन को रिकॉल करता है, इस तरीके के सरफेस पे आके बैठेंगे तो इसका नाम है सॉर्प्शन, ठीक है। ये सॉर्प्शन रफ है, लिखना नहीं है, ये समझा रहा हूँ बस, ऐसे ही काम करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर ने वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि बुक्स में वही लिखा हुआ है। और NI का मतलब है कि इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, और बाहर कैसे निकला होगा, आपने टेम्परेचर वगैरह दिया होगा तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हों, तो इसका नाम है डिसॉर्प्शन, ठीक है, डिसॉर्प्शन। और ये एक काम का नहीं है, ऐसे ही बस लिखा हुआ है, ठीक है जी। बोर्ड में क्वेश्चन आता है सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं, उससे तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, देख लेंगे आप। अच्छा, मैंने यहाँ 2 वर्ड लिखा था, एक लिखा था एडजॉर्बेंट, जरा सा थोड़ा देख लें, ये सारी बातें आप थोड़ा समझ जाएं, ये भी सब बोर्ड का क्वेश्चन है। एडजॉर्बेंट, एक लिखा हुआ है एडजॉर्बेट, और 2 वर्ड इसके साथ हमने एक और लिखा था AB, तो जरा देख लें आप, जो ये वाला रूल है, मतलब जो इसका फॉर्मूला है सेम यही लिखा हुआ है, लेकिन ये सरफेस फिनोमिना, ये बल्क फिनोमिना, और यहाँ AD लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे AB लिख लेंगे, एब्जॉर्बेट। इन दोनों में भी सब कुछ सेम लिखा हुआ है, ठीक है, एक सरफेस फिनोमिना है, एक बल्क फिनोमिना, तो याद कम करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे हम लिख दिया, ठीक है। तो जरा ऑक्लूजन में लिखेंगे, ऑक्लूजन हमारी अगली हेडिंग है, ठीक है, नाम है बस, ये हमने थोड़ा रख लिया है, ऑक्लूजन लिखेंगे इसमें। इट इज अ टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, ऑक्लूजन हमारी अगली हेडिंग है, इसमें लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, इट इज अ टाइप ऑफ AD एडजॉर्प्शन, अब AB आएगा ही नहीं, इट इज अ टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन स्पेशली यूज्ड फॉर adsorption of gas, especially used for adsorption of gas on the surface of metal, 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 ठीक है। जैसे भी निकल का मैंने एग्जाम्पल बताया, एक ही नाम है, बदल दिया है बस। नेक्स्ट हेडिंग लिखना थोड़ा सा, कंपेयर absorption and adsorption, compare adsorption AD and absorption AB, compare adsorption and absorption, एक साइड में लिखना AB, एक साइड में लिखना AD, एक साइड में लिखना AB और एक साइड में लिखना AD, पहले AB लिखना है, बाद में AD लिखना है, मतलब एडजॉर्प्शन। एक साइड में एब्जॉर्प्शन है, एक साइड में एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन वाले साइड में भी थोड़ा हमें लिखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, एब्जॉर्प्शन में लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज हायर इन द बल्क, इज हायर इन द बल्क, इज हायर इन द बल्क एज कंपेयर टू सरफेस, एज कंपेयर टू सरफेस, एज कंपेयर टू सरफेस, ठीक है। उसका उल्टा वहाँ हो रहा होगा एडजॉर्प्शन में, कहाँ होगा हायर कंसंट्रेशन, सरफेस पे, ठीक है। तो उल्टा उधर लिख देना सरफेस पे होगा, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन एट सरफेस।
अब चाहोगे तो बड़ा लाइन लिख सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा ठीक रहेगा। हायर कंसंट्रेशन एट सरफेस एज कंपेयर टू बल्क लिख देना, या आपके वहाँ लिखना हायर कंसंट्रेशन एट सरफेस, बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखना है, इधर में बल्क होता है तो इधर में लिखना बल्क फिनोमिना, ए बी साइड में लिखना है बल्क फिनोमिना, ए बी एब्जॉर्प्शन में लिखना है बल्क फिनोमिना, और उधर सरफेस फिनोमिना है, ताकि आपको ये सारी बातें ऐसे बोल बोल के समझा दूं ताकि आपको एकदम याद रहे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में जब एब्जॉर्प्शन नहीं करता मॉलिक्यूल पूरा एब्जॉर्ब करता है, यानी चारों तरफ उसके मॉलिक्यूल आएंगे, चारों तरफ यूनिफॉर्म बनेगा, और सरफेस में जिधर खाली होगा उधर ही आएगा, जिधर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगा उधर ही आएगा। तो एब्जॉर्प्शन में लिखना है इट टेक प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट। ए बी में लिखना है ए बी हाँ लिखना है ए बी में इट टेक प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट, इट टेक प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, और ए डी में लिखना है इट इज़ फास्ट, इट इज़ फास्ट, इट इज़ फास्ट इन बिगिनिंग एंड स्लो डाउन एज टाइम प्रोग्रेशन, या प्रोग्रेस लिखना, टाइम प्रोग्रेस। इट इज़ फास्ट इन बिगिनिंग एंड स्लो डाउन एज टाइम प्रोग्रेस, दैट इज रेट डिक्रीजेस, दैट इज रेट डिक्रीजेस, दैट इज रेट डिक्रीजेस। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात? बस हमें 2-3 लाइन ऐसे कंपेयर करना था ताकि आप समझ पाएँ। कैसे होता होगा, जब उस मॉलिक्यूल में एक ही साइड खाली रहता है तो कोई आएगा धीरे धीरे चिपकने लगेगा, और जैसे उसमें भर जाएगा एक लेयर बन जाएगा, अब उसके बाद एब्जॉर्ब करना वो बंद कर देगा। हम घर में भी देखते हैं ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है, अगर आप कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए रखेंगे थोड़ी देर तो करेगा वो, उसके बाद काम करना वो बंद कर देगा, लगेगा कर रहा लेकिन कर नहीं रहा है। समझ रहा है मेरी बात? नेक्स्ट हेडिंग थोड़ा सा लिखना है थर्मोडायनेमिक ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये थोड़ा प्रीवियस में बहुत बार आया हुआ है तो इसका मैं शॉर्टकट पहले बता देता हूँ, फिर थोड़ा मैं लिखवा दूंगा। लेकिन आपको थर्मोडायनेमिक ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन आया हुआ है। पीछे के सेगमेंट से ना के बराबर क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन है। पीछे के जो सेगमेंट अभी तक हमने जितना किया उसमें बोर्ड में क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक ऑफ एब्जॉर्प्शन में, थर्मोडायनेमिक मतलब हमारे कोर्स में बस 3 बातें होती हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस। जरा सब बच्चे यहाँ थोड़ा देखें, डेल्टा जी और हमने लिखा डेल्टा एस। तो अभी थोड़ा एक बार समझा देता हूँ, फिर इसके बाद केवल इसमें भी हमें लिखना ही है। यहाँ देखिए सब लोग, एक लिखा हुआ है डेल्टा जी और एक लिखा हुआ है डेल्टा एच। ये लिखना नहीं है, रफ है। एक है डेल्टा एस। आप लोगों ने ऋतिक रोशन का जरूर नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, ऋतिक नाम है, ऐसा लिखा होगा ऋतिक रोशन। इनकी एक खास बात है, आज तक शायद आपने नोट नहीं किया है, इन्होंने जितनी फिल्म बनाया है आज तक, आप जाकर बढ़िया से घर पे देख लेना, जिसमें 3 रोशन है वही फिल्म रोशन है। जिसमें 3 रोशन है वो फिल्म जो है हिट है एक्चुअली। ठीक है, तो हमने मान लिया वो फिल्म जो है रोशन है। जिस भी फिल्म को बनाएंगे, जैसे इनके चाचा का नाम है राजेश, नाम है राजेश रोशन, पिताजी का इनका नाम राकेश है, और खुद तो है ही यही है। ये 3 रोशन जिसमें है वही फिल्म हिट है। इसके अलावा इन्होंने जो भी फिल्में बनाई हैं पहले पीछे, वो सब फ्लॉप है। आप बढ़िया से बार देख लीजिएगा। तो हमें ये क्या ध्यान रखना है, ये तीनों जिसमें आपको तो ऑप्शन में, ऐसे तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप सब कुछ खा पी के बैठ जाएं तब भी सबसे बेहतरीन तरीका। 3 रोशन यहाँ दिखाई दे रहे हैं और 3 थर्मोडायनेमिक खानदान से आ रहे हैं। ये तीनों का डायरेक्शन सेम नेचर में होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ये तीनों का आपके ऑप्शन में, ये मेडिकल में 3-4 बार रिपीट है, ऐसा आएगा डेल्टा एन जी लेस देन 0 आ सकता है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। एक ऑप्शन मान लेते हैं जैसे ये चल रहा है, फिर लिखा होगा डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये तीनों में से जो मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा, इन तीनों मॉलिक्यूल में से जो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में होगा उस पर तो पहले टिक कर लेना चाहिए। वैसे ये तीनों हमेशा निगेटिव होंगे, ये तीनों हमेशा निगेटिव होंगे। ठीक है, तीनों निगेटिव हुए, इसका मतलब मैंने आपको बताया है कि तीनों के तीनों एक ही तरीके से हैं, 3 रोशन फैमिली से। शायद समझ जाएंगे आप, याद रख लेंगे। रोशन फैमिली याद रखेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनेशन में याद रहेगा। ऐसे मैं बोल बोल के खूब बताऊंगा भी, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खा पी के बैठ जाएंगे। तो 3 रोशन है, ध्यान रखना है, तीनों निगेटिव आना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर तीनों अगर मान लीजिए ग्रेटर देना आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक ऑप्शन में एक ही सही होता है। तो अननेसेसरी से सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एक ये इस तरीके का दिया हुआ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें लिखना है थर्मोडायनेमिक ऑफ एब्जॉर्प्शन में। हालांकि जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें डेल्टा एस पूछा हुआ है और डेल्टा एच को लेके पूछा हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे। तो लिखना थोड़ा सा, पहला पॉइंट एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन।
फर्स्ट पॉइंट है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो समझ गए होंगे आप, क्या लिखेंगे, डेल्टा एच, डेल्टा एच, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एच, आपको पहले ही मैंने बता दिया कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, ये सब तो बस ऐसे ही समझा रहे हैं। लिखना है इंथैल्पी चेंज, लिखना है इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट, व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट, adsorb AD, adsorb on the surface of, adsorbed on the surface of adsorbate, on the surface of adsorbate, it is an exothermic process, लिखना है it is an exothermic process, it is an exothermic process, because लिखना रीजन क्या है इसका, because लिखना there is bond formation between चारकोल और इंक के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है जी। तो इट इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। पूरी लाइन ये लिखा हुआ है डेल्टा एच जी लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, ये लिखा हुआ ना जी, ठीक है। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ये तो हो गया एंथैल्पी। दूसरा लिखना एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एस, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एस। उसमें लिखेंगे एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज when one of adsorbate, when one of adsorbate, when लिखा आप लोगों ने, one of adsorbate on adsorbate, sorry adsorbate, adsorb on लिखना, adsorb on the surface, adsorb on the surface of adsorbent, of adsorbent। इसके बाद सब बच्चे जानते हैं जैसे ही सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल आके बैठेगा या कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पे आके बैठेगा तो पहले चारों तरफ भाग रहे थे, अब सरफेस पे आके बैठेंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगा। रैंडमनेस का मतलब है एंट्रोपी, भागना इधर उधर, उसका एंट्रोपी बोलते हैं। तो लिखना है थोड़ा सा, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन रैंडम मोशन ऑफ, during adsorption random motion of adsorbate, random motion of adsorbate decreases, random motion of adsorbate decreases। लिखे दिया आप लोगों ने, ऑफ कोर्स यही होगा, आप देख पा रहे हैं। लिखना है इसके बाद अगली हेडिंग, फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। सभी लोगों को पता है, जरा सा देखें यहाँ पे, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और आप जानते हैं लेस देन जीरो है, मैंने सीधा लिख दिया है, ठीक है जी। तो थोड़ा ये लिखना है, फिर मैं 2-3 लाइन बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ बात मुश्किल नहीं है। आपको तो सीधा एक वो शॉर्टकट याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली है, बहुत बार पूछा हुआ मेडिकल में, 4 बार ही रिपीट है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 4 बार रिपीट है। हाँ, सेम वही ऑर्डर ही पूछा हुआ है, ये सब तो पूछता ही नहीं है, तो सेम ऑर्डर ही में याद रखना है, ठीक है। ठीक है, लिखना डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, अगर किसी क्वेश्चन में डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, ये लाइन लिख दिया आप लोगों ने। फिर लिखना है, यहाँ बुक्स में लिखा होगा, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ एडी लिखा होगा, तो हम मान के चल रहे हैं एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो लिखना डेल्टा एन जी, डेल्टा एच जी लिखा आप लोगों ने, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लिखना, सॉरी डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। जब भी किसी क्वेश्चन में डेल्टा जी जीरो था, तो हमने पीछे क्लासों में इक्विलिब्रियम में भी थोड़ा मोड़ा इसके बारे में बात किया है, एट इक्विलिब्रियम पर रहता है, तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो का मतलब केमिस्ट्री में होता है एट इक्विलिब्रियम, और डेल्टा एन जी लेस देन जीरो जिसमें होगा उसमें स्पॉन्टेनियस। डेल्टा लिखा लोगों ने, डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है।
और क्या होता है एक डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो थोड़ा सा लिखना, टेम्परेचर कैसे निकालते हैं जरा सा देखो। टी कैसे निकालते हैं जी, टी इक्वल टू होता है डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये लिखना है थोड़ा सा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ डेल्टा जी लेस देन जीरो, ये थोड़ा सा लिखना है आपको। टी इज़ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा रहा है तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस टेम्परेचर का नाम थोड़ा रख लेते हैं, थोड़ा हम दो टेम्परेचर से कंपेयर करेंगे तो इसका नाम रख लेना ऑप्टिमम टेम्परेचर, लिख लेना ऑप्टिमम, लिख लोगे ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका इस टेम्परेचर का नाम ऑप्टिमम रख लेना। थोड़ा एक हम नॉर्मल टेम्परेचर से कंपेयर कर लेते हैं, हालांकि ये पूछा हुआ नहीं है तो थोड़ा कंपेयर कर लेंगे तो ठीक रहेगा। टी का नाम है ऑप्टिमम टेम्परेचर, टी के नीचे ही बस ऑप्टिमम लिख देना था, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो एक जरा लिखना टी ग्रेटर देन टी ऑप्टिमम, टेम्परेचर ग्रेटर देन, ऐसा लिखा हुआ है टेम्परेचर ग्रेटर देन टी ऑप्टिमम। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन उतना कम होगा, सही है ना जी। तो लिखना है थोड़ा सा आपको, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस लिखना, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें एड्जॉर्प्शन चाहिए तो ये उल्टा चल रहा है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब सब बच्चे जानते हैं इसका नाम डिसॉर्प्शन होगा, क्या कहते हैं आप लोग, तो लिखना डिसॉर्प्शन, ब्रैकेट में लिखना डिसॉर्प्शन। मुझे लिखवाना था डिसऑप्शन टेक प्लेस तो सीधा एक लाइन लिखो डिसऑप्शन, ताकि आपको याद रहे डिसऑप्शन चल रहा है। दूसरा केस इसका उल्टा कर लेना, टी टेम्परेचर कम हो टी ऑप्टिमम के रिस्पेक्ट में, इसी का उल्टा दूसरा लिख लेना टी लेस देन टी ऑप्टिमम, तो इसमें लिख देना प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और लिख देना ब्रैकेट में एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ऊपर में शायद नॉन स्पॉन्टेनियस हमने बोला है तो नीचे वाला स्पॉन्टेनियस है, और क्या लिखना है आपको थोड़ा सा वहाँ पे ब्रैकेट में एड्जॉर्प्शन। दोनों लाइन को देख के पता चल रहा है एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, एड्जॉर्प्शन हमेशा लो टेम्परेचर पे होगा, सभी बच्चे साथ समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। हमने बहुत डिटेल में कर दिया है सारे प्रीवियस इसको पेपर को लेके, ठीक है, आप देखो लेंगे। हम थोड़ा पिछली बार पढ़ा रहे थे तो मैंने ये सब टाइम वाइम हटा के सीधा ये तीनों के लिए शॉर्टकट लिखा और उसके बाद सीधा हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे, लेकिन एक बार हमने सारा टॉपिक को लेके कवर कर दिया है। ठीक है, मैंने बोला कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा, ये टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा, बेसिकली ये तो ऑलरेडी कम चल रहा है देखेंगे तो, ये जितना ज़्यादा कम होगा बेसिकली इसका मतलब है कि उस पर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सर्फेस से मॉलिक्यूल भागते चले जाएंगे तो डिसऑर्प्शन होगा। ठीक है, इसका देखना है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, सभी लोग को पता होता है, एक बार लिखेंगे पहले सुन लें हम। दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिजॉर्प्शन और एक होता है केमिजॉर्प्शन। तो आपने जहाँ पर टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन लिखा है ब्रैकेट में लिखना 5.1 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक टेबल लिखा हुआ है, मुझे वो नंबर वाइज याद है, 5.1 उसका नाम है। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, इसको समझाता हूँ आपको कैसे कैसे हुआ होगा, लेकिन 5.1 एनसीईआरटी में एक टेबल लिखा हुआ होगा, वो टेबल अच्छे से घर पे देख लेंगे। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन अभी हम करेंगे, अभी हमने बात नहीं किया इसके बारे में। तो 5.1 एक टेबल एनसीईआरटी में लिखा होगा, उसको देखना। 4-5 टेबल एनसीईआरटी में है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं टेबल के बारे में बोल दूंगा, आप उसे घर पे देख लेना। 5.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.1 में 4, 5, 6 से 3-4 बार क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं सारा यहाँ समझा दूंगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा प्रूफ रीडिंग कर लेंगे पेंसिल से, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है तो कई बार लड़ जाएगा, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो लिखना थोड़ा सा इसमें केस 1 लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन लिखना केस 1 ऑन द बेसिस ऑफ FOA force of attraction, on the basis of FOA force of attraction between, on the basis of force of attraction FOA between adsorbent and adsorbate, adsorbent and adsorbate, adsorbate and adsorbent लिख लिया आप लोगों ने? बुक्स में डायरेक्ट लिखा फिजिजॉर्प्शन, तो हमने थोड़ा और पीछे से आपको आगे पढ़ा दिया। तो लिखना है पहला उसमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन, पहला है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन ब्रैकेट में लिखना फिजी PH, ठीक है, YSI असॉर्प्शन लिखना, फिजिजॉर्प्शन इसको पढ़ते हैं, फिजिसॉर्प्शन, फिजी लिख दिया आप लोगों ने, सॉर्प्शन आगे लगा देना है। ठीक है, जरा सुन लें आप,
फिजिज और मैं इसका डेफिनेशन समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा मैं डेफिनेशन ही कम पढ़ना है, चीज़ें समझ लेंगे तो याद होगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन मतलब है एड्जॉर्प्शन तो हो लेकिन फिजिकल बॉन्ड बनाता हो या फिजिकल उसमें कुछ काम होता हो, यानी वीक बॉन्ड होता हो, केमिकल बॉन्ड ना बनाता हो। अगर केमिकल बॉन्ड बना ले, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले, उसका नाम है केमिजॉर्प्शन। समझ गया मेरी बात? जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, उसको निकलने में उतना कष्ट होगा, और कम होगा तो ईजिली निकल पाएगा। तो फिजिजॉर्प्शन जनरली सबसे वीक बॉन्ड जो होता है उसका नाम है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते हैं अच्छे से, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि एकदम चीज़ें हम एकदम बैठ जाए दिमाग में, और आपको रिवीजन भी नहीं करना है, वन शॉट में ही सारा काम हो जाएगा। चलिए देखना थोड़ा सा इसमें आपको। एड्जॉर्प्शन इन विच एड्जॉर्प्शन इन विच एड्जॉर्प्शन इन विच एडजॉर्बेंट एड्जॉर्प्शन इन विच एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट and absorbate held together adsorption in which adsorbent and adsorbate, ठीक है आप लोगों ने, held together by physical force ब्रैकेट में लिखना VFOA वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकल फोर्स ब्रैकेट में लिखना VFOA, हमने शायद ये बॉन्डिंग में पढ़ा दिया आपको, तो लिखना VFOA ब्रैकेट क्लोज करके लिखना, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना बस। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बुक्स में लिखा है तो VFOA, लंडन फोर्स लिखा था कई बुक्स में, तो एक ही बात है। फिर लिखना इट इज ऑल्सो नोन एज वान डर वाल एडजॉर्प्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज वान डर वाल एडजॉर्प्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज वान डर वाल एडजॉर्प्शन। दूसरा लिखेंगे अगली हेडिंग, थोड़ा उसमें हम कम लिखेंगे क्योंकि इसको हम समझ गए हैं, तो इधर थोड़ा कम लिखेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। दूसरा हमारा हेडिंग है केमिकल एड्जॉर्प्शन, और उसका एक और नाम हुआ केमिसॉर्प्शन। तो पहला हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन, और लिखना है केमिसॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन ब्रैकेट में लिखना है केमिसॉर्प्शन। पूरा लाइन सब कुछ सेम चल रहा होगा, क्या कहते हैं आप लोग? बस यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ पे कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप केवल एक लाइन लिखना सीधा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा लिखना ना पड़े, हम कम लिखा करेंगे, जो बहुत ज़रूरी बात है वहीं आके लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लिखना स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स, जो भी है लिख देना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स, ठीक है। बाकी इससे क्या क्वेश्चन आया है? ओके, नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट ये हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन CHEMI और फिजिसॉर्प्शन, एक साइड में केवल फिजिकल लिखना, एक साइड में केमिकल लिखना। डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन, एक साइड में केवल फिजिकल लिखना है और एक साइड में केमिकल लिखना है, मतलब फिजिकल का नाम फिजिसॉर्प्शन है और केमिकल का नाम है केमिसॉर्प्शन। इसी का नाम NCERT में 5.1 टेबल है, जिसको मैं जरा यहाँ समझाऊंगा, आप देखो लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 5.1 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 क्वेश्चन रिपीटेड। 5.1 में 4, 5, 6 पॉइंट नंबर से बहुत रिपीट है। पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो एक आइडिया आ जाएगा। मैं भी पास्ट ईयर पेपर देख के ये सारी बातें समझ पा रहा हूँ कि यहाँ से आ रहा है, तो उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप क्लियर कर पाएँ। तो लिखना है फिजिसॉर्प्शन में, यानी फिजिकल वाले साइड में लिखना है, फिजिकल वाले साइड में लिखना है आपको। छोटा छोटा लाइन लिखेंगे, तो पहला पॉइंट लिखेंगे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक FOA, दैट इज VFOA, वीक FOA दैट इज VFOA, समझ जाओगे आप। उधर लिखना है स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस, उधर लिखना है स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस, ये ऊपर भी हमने देखा वही लिखा है। फिजिकल में दोबारा लिखना है इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन 20 to 40 किलोजूल पर मोल, 20 to 40 किलोजूल पर मोल, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। उधर लिखना 200 to 400, उधर लिखना 200 to 400, उधर लिखना 200 to 400 किलोजूल पर मोल, ठीक है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल में लिखना है इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। उधर साइड में लिखना है इरिवर्सिबल, केमिकल में लिखना है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल लिखना, समझ जाओगे अपने आप पूरी लाइन, ठीक है। फिजिकल में लिखा हुआ इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस,
ठीक है। ये यहाँ से जो 3-4 लाइन है उससे क्वेश्चन है, तो हमने लिख दिया रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर लिखना है फिजिकल में इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, फिजिकल में लिखना है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, it is non-specific in nature, that is each and every gas adsorb physically on solid surface, लिखा लोगों ने physically adsorb कर लिखना physically on solid surface। उधर में लिखना है केमिकल में लिखना इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। स्पेसिफिक इन नेचर सेलेक्टेड लोग को एब्जॉर्ब करता होगा। कोयले के माइंस में जो लोग काम करते हैं उनको मास्क दिया जाता है क्योंकि नीचे सांस लेने में दिक्कत होता है। धरती में अंदर पॉइजनस गैस है, अमोनिया बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप फिजिकल एब्जॉर्प्शन वाला कोई मास्क वास्क पहन के चले गए तो ले तो रहे थे ऑक्सीजन, लेकिन उसके साथ सब कुछ आ गया, तो जाएंगे एक लेकिन लाने वाले 4 उसके अंदर जाएंगे, जिसको अंदर से निकाल के बाहर लाएंगे। इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे स्पेसिफिक यानी केमिकल वाला देते हैं ताकि वो मास्क पहन के जाता होगा तो सारे गैस को एब्जॉर्ब तो करता होगा, वो एब्जॉर्ब करता है लेकिन इसमें से बस ऑक्सीजन पास करता होगा ताकि हम एकदम परम सुख की वहाँ अनुभूति लें। समझ पा रहे हैं मेरी बात। फिर फिजिकल में लिखना है थोड़ा सा आपको, फिजिकल में लिखना इट इज़ मल्टी लेयर फिनोमिना, फिजिकल में लिखना है इट इज़ मल्टी लेयर फिनोमिना, फिजिकल में लिखना है इट इज़ मल्टी लेयर फिनोमिना। और केमिकल में क्या लिखोगे मोनो लेयर फिनोमिना, उधर लिखना मोनो लेयर फिनोमिना। फिजिकल में लिखना मल्टी लेयर फिनोमिना, उधर लिखना मोनो लेयर फिनोमिना। यहाँ जरा सब लोग देखें थोड़ा, ये मल्टी या मोनो लेयर क्या होता है यहाँ थोड़ा देखें। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मान लेते हैं जैसे मेटल का कोई सरफेस है, ये किसी का सरफेस है और सरफेस पे इस पर कोई मॉलिक्यूल आके चिपक रहा है, तो बुक्स वाले इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो हम भी मान लेते हैं यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल इस तरीके का आ रहा है, मैं एम नाम से रख देता हूँ, कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम पता नहीं है तो ये एम है, ऐसा रख देता हूँ, ये एम इस तरीके से दिखाई दे रहा है, फिर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। फिर क्या होगा, इसके ऊपर और लेयर बनेगा, ये मल्टी लेयर, ये इस तरीके से बना हुआ मल्टी लेयर है क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इस तरीके से मल्टी लेयर बन रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सब मल्टी लेयर का एग्जाम्पल है इस तरीके का। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सरफेस लिया, ये सॉलिड सरफेस लेकर ले लेते हैं, सब अच्छे देखें, सॉलिड सरफेस लेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो पहले ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पहले से स्ट्रॉन्ग बन गया है, जो हमने पहला एग्जाम्पल एक लिखा था जिसके सरफेस पे आकर मॉलिक्यूल बैठता होगा। जरा यहाँ देख लें आप, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था ध्यान से आपने देखा होगा, ये मेटल इस तरीके से, मतलब मेटल या आप जो भी मॉलिक्यूल रखना है आप रख लें, ऐसा बना हुआ था। तो इस तरीके से जब हमने ये एग्जाम्पल लिया था तो सभी बच्चों को याद होगा कि इस एग्जाम्पल में ये सरफेस इसका खुला हुआ है इस तरीके का, इसका मतलब हो गया कि ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता होगा। तो जब यहाँ पे कोई आके बैठ जाएगा तो इनके बीच में तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, सही है साहब, इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब इसके बाद कोई मॉलिक्यूल अगर आता होगा तो सब फिर से डॉटेड लाइन है, सब डॉटेड लाइन है, समझ में आया मेरी बात। तो ये फिर से वीक है, तो यहाँ पे जरा से देखो लिख देता हूँ VFOA, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये भी नीचे भी VFOA है, आप जानते हैं अच्छे से। और यहाँ ऊपर में VFO तो है लेकिन नीचे में केमिकल बॉन्डिंग है, यानी CB लिख देता हूँ, ठीक है, केमिकल बॉन्ड या केमिकल जो भी आप रख लें, और ये M लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ सर समझ जाएंगे आप। ये फिगर जरा जल्दी से आपको दोनों ड्रॉ करना है थोड़ा। एग्जामिनेशन में लास्ट के 3 पॉइंट से प्रीवियस में कंटिन्यू क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा देख लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में। लास्ट के 3 पॉइंट्स इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी मैंने आपको साथ समझा दिया है, उसको आप थोड़ा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में फिजिकल प्रोसेस से आएगा, वीक होगा, सब बच्चे समझ पा रहे हैं, और वो बॉन्ड टूट भी सकता है, रिवर्सिबल है। एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो आप समझ पा रहे हैं बन गया, फाइनली वो अलग उसे नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल है। एक बार हुआ रिएक्शन तो हो गया, अब वापस आना पॉसिबल नहीं है। कर लेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग, इसके बाद लिखना है
क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है, थर्मोडायनेमिक बिहेवियर से क्वेश्चन आ चुका है। मैंने बताया राकेश, ऋतिक और जो है राजेश, रोशन फैमिली याद रखेंगे। तीनों निगेटिव होना चाहिए, सबसे शानदार तरीका है याद करने का। दूसरा, फिजिकल और केमिकल के लास्ट के 3-4 लाइनों से क्वेश्चन है। 5.1 टेबल हमने एनसीईआरटी से उठाया, 7 एनसीईआरटी हमने उठा के, लेकिन थोड़ा उसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हम छोटे छोटे में लिख रहे हैं ताकि जितना लिखने में कम तकलीफ हो, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा सा लिखना है अगला हेडिंग, कुछ फैक्टर्स काम करते होंगे तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन क्या फैक्टर हो सकता है, एक बार समझाता हूँ आपको। कोई सरफेस पे एडजॉर्ब करना ही नहीं चाहता हो, कोई बहुत तेज़ी से होना चाहता हो, ये सब फैक्टर होता होगा, तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, एडी, एडजॉर्प्शन। इसमें लिखेंगे पहला नेचर ऑफ, पहला हेडिंग है नेचर ऑफ एडजॉर्बिट, नेचर ऑफ एडजॉर्बिट, नेचर ऑफ एडजॉर्बिट, नेचर ऑफ एडजॉर्बिट। लिखेंगे इसमें इजीली लिक्विफिबल गैस, इजीली लिक्विफिबल गैस, इजीली लिक्विफाई गैस, जो अच्छा लगे लिख लो। इट इज इजीली लिक्विफिबल गैस लाइक अमोनिया, लाइक अमोनिया, NH3 लिखना आप, NH3, CO2, SO2, NH3, CO2, SO2 एटसेट्रा एटसेट्रा। बताऊंगा ये कैसे पता चला होगा, अभी थोड़ी देर में आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक फीचर है हनुमान जी वाला, कुछ भी पढ़ा दीजिए याद नहीं रहता है, सही समय पे आपको एकदम याद दिलाना है, तब आपको याद आएगा, तभी तुरंत याद आ जाएगा। लेकिन एटसेट्रा को लिखना हैव हाई टेंडेंसी, हैव हाई टेंडेंसी फॉर एडजॉर्प्शन, हैव हाई टेंडेंसी फॉर एडजॉर्प्शन एज कंपेयर टू परमानेंट, एज कंपेयर टू परमानेंट, एज कंपेयर टू परमानेंट, दैट इज परमानेंट लिखना, दैट इज नॉन लिक्विफाई गैस या नॉन लिक्विफिबल गैस, नॉन लिक्विफिबल गैस लाइक H2, लाइक हाइड्रोजन, H2 लिखना, N2 नाइट्रोजन, H2 N2 एटसेट्रा, H2 N2 हीलियम एटसेट्रा, बहुत सारे हैं हीलियम एटसेट्रा। मुझे कैसे पता चला होगा, जो टीचर्स पढ़ाते हैं ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ये नहीं बताते हैं कैसे पता चला होगा। इसका रीजन कैसे पता चला होगा, गैस स्टेट में, गैस स्टेट में अगर वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको याद हो तो वान डर वाल के 2 कांस्टेंट है, एक का नाम है B जिसका नाम है वॉल्यूम करेक्शन, और एक का नाम है A जिसका नाम है प्रेशर करेक्शन। और जिसका A का वैल्यू कम होता है, सब बच्चे जानते हो, लिक्विफाई नहीं होता है, सही है, सबने पढ़ा रखा है। और सभी बच्चे जब वान डर वाल गैस इक्वेशन कभी याद अपने दिमाग में आएगा तो देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम का A का वैल्यू 0 आता है, यानी गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाई। तो सबको लाइन के साथ समझ में आ गया होगा। और वो टेबल कहाँ से, ये ऊपर गैस कैसे पता चला, वो एक एक्सपेरिमेंटल टेबल है जिसमें ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, आपको शायद याद होगा, उससे हमने उठा के लिखा है। क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट लिखना, मतलब इसी में अगला पॉइंट लिखना, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना, गैसेस हैविंग क्रिटिकल टेम्परेचर, सब बच्चे जानते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर भी गैस स्टेट से आ रहा है। गैसेस हैविंग क्रिटिकल टेम्परेचर आर ईजिली लिक्विफेबल, गैसेस हैविंग क्रिटिकल टेम्परेचर, gases having critical temperature are easily liquefiable, so have high tendency for adsorption, so have high tendency for adsorption, so have high tendency of adsorption। gases having हमने बोला है high critical temperature, ठीक है, are easily लिक्विफिबल या लिक्विफाई लिख सकते हैं आप, सो हैव हाई टेंडेंसी फॉर एडजॉर्प्शन। तो पहला हमने लिखा था नेचर ऑफ एडजॉर्बिट, तो दूसरा लिखेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। अगर आपने निकल, जरा सभी बच्चे थोड़ा इसको भी देख लें एक बार, फिर जरा आपको बताता हूँ ये क्या है। अगर आपने निकल लिया, यहाँ देखें आप, अगर आपने निकल को सॉलिड फॉर्म में इतना ही लिया है, इतना ही अगर आपने लिया है, मान लेते हैं 2 ग्राम का निकल आपने उठा लिया, और इसको अगर आप रखेंगे वैसे, जरा थोड़ा देखिए सभी बच्चे, ये ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है और कहीं डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, ऐसा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया है। इनके पास ये टेंडेंसी है हाइड्रोजनेशन का, ठीक है। इसको मैं जरा सा समझाता हूँ, ये पूरी लाइन NCERT में बहुत बड़े बड़े में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग समझने के लिए थोड़ा देखेंगे। हाइड्रोजनेशन के लिए सब बच्चे जानते हैं या तो निकल लेना है या प्लेटिनम या पैलेडियम। प्लेटिनम तो बहुत ही महंगा है, वाइट गोल्ड है, आप समझ लें कि इतना बड़ा एक हेयर साइज़ का अगर आप निकालते हैं प्लेटिनम, एकदम पतला सा ही 45,000 रुपये मार्केट में रेट है। आम आदमी इसको धारण नहीं करता है, आप में अगर कोई धारण कर रहा है तो वो आम आदमी नहीं है, बहुत ही अमीर आदमी होगा तभी रखता है। तो ये बहुत ही महंगा है, लेबोरेटरी में रहेगा तो बच्चे चुरा ले जाएंगे, इसलिए ये सब बातें तो सोचना ही नहीं है। तो
आपको तो पता ही अपने बारे में, तो निकल सबसे सस्ता है, तो स्कूल वाले जो सस्ता टिकाऊ मजबूत देखते हैं वही लेकर आते हैं, तो सस्ता आ गया। अगर आप निकल को लेकर आते हैं तो आप जानते हैं इसके सरफेस पे हाइड्रोजन कॉल करेगा। निकल की खास बात है, जरा सभी बच्चे सुन लें, जैसे ही आप निकल को लाना है और ऐसे रख देना, ओपन एटमॉस्फेयर में रख देंगे, जितने भी हाइड्रोजन होगा सबको बुला लेगा। जब बुलाएगा यहाँ पे यानी रिकॉल करेगा हाइड्रोजन को, ये सब हाइड्रोजन है, अपनी मर्जी से ऐसे हम लिख देते हैं। तो इसका नाम सब बच्चे जानते हैं, हमने लिखा है एडजॉर्प्शन नाम है इसका, अब जानते हैं इसका नाम एडजॉर्प्शन है, और इसी का नाम सॉर्प्शन भी है, अब जानते हैं सॉर्प्शन भी है। फिर जरा देखें, अगर आप निकल को इतना ज़्यादा 2 ग्राम था या 3 ग्राम है, तो ये हमने ले लिया, तो ये कंपोजिट है यानी प्योरेस्ट फॉर्म है निकल का ये। फिर निकल क्या किया, पाउडर फॉर्म में बनाया और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फेंक दिया। जब हमने ये पाउडर फॉर्म में बनाया यानी NI पाउडर हमने ले लिया, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो बुक्स में जरा देखें, सरफेस एरिया को लिखा होगा वहाँ पे फाइनली डिवाइडेड, बुक्स में एक वर्ड लिखा होगा फाइनली डिवाइडेड। ये वर्ड क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आएंगे। हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है थोड़ा इधर पहले ज़्यादा आ रहे थे, इधर कम आ रहे हो, लेकिन सब जगह यूनिफॉर्म आएंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएंगे। तो इस बार हाइड्रोजन आने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? तो लिखना है थोड़ा सा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में फाइनली डिवाइडेड, फाइनली FINELY, फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड adsorbent, finely divided adsorbent is more powerful, is more powerful। finely divided का मतलब क्या है जी, finely divided होने से हाँ उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना उसका मतलब आसान शब्दों में। finely divided, ठीक है आप लोगों ने, adsorbent is more powerful, adsorber is more powerful adsorber in comparison to massive form, in comparison to massive form, massive MASSIVE, massive form, और solid लिख देना जो अच्छा लगे, massive form और solid, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना, एक्टिवेटेड चारकोल, एग्जाम्पल लिखना है, एक्टिवेटेड चारकोल इज बेटर एडजॉर्बेंट, इज बेटर एडजॉर्बेंट देन चारकोल, देन चारकोल, ठीक है। फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन के कंपैरिजन से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बता दिया है। एक थर्मोडायनेमिक बिहेवियर से क्वेश्चन आया हुआ है, फैक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों फैक्टर साथ मैंने समझा दिया है। फैक्टर में ये दिखाई दे रहा है कितनी स्पीड से आएगा और कौन चिपकना चाहता है कौन चिपकना नहीं चाहता, यही लिखा हुआ है। सही है जी, बस ये सब बातें चल रही हैं। फिर अगला लिखेंगे थोड़ा सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से भी प्रीवियस में क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सभी बच्चे जानते हैं टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, लिखना थोड़ा सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखना है फिजिकल एडजॉर्प्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखना है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और लिखेंगे फिर उसके लिए कंटिन्यूसली डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, क्या लोगों ने, with increase of temperature and extent of adsorption, and extent of adsorption, and extent of adsorption, extent of adsorption equal to लिखना x by m, and extent of adsorption x by m, बुक्स में लिखा होगा where x equal to लिखना, where x equal to mass of, where x equal to mass of adsorbate, where mass of adsorbate, adsorbed, mass of adsorbate, adsorb लिखा आप लोगों ने, और m equal to लिखना, और m equal to लिखना mass of adsorbent, mass of लिखा आप लोगों ने adsorbent। लेकिन जरा सब बच्चे यहाँ पे, और x बाई एम जो है सभी बच्चे देखें, ये x बाई एम हमने लिखा है एक्सटेंट है, ये नाम हम लिख देते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये है। और अगर इसको हम ग्राफ बनाएंगे, अगर इसको हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, सब बच्चे देखें x बाई एम यहाँ पे लिखा हुआ t, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कम होगा और ये बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। ये नोट करना जरा सब। जो वर्ड हम यहाँ पे बहुत ईजी वर्ड में बता रहे हैं, इसी का नाम बुक्स में लिखा होगा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। हाँ, अभी लास्ट में उसे लाके हम लिख लेंगे एक जगह, पहले पूरा ये अलग अलग करके देख लेंगे, फिर एक बार में देखेंगे खत्म हो जाएगा। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इसका नाम है वैसे तो बुक्स में, लेकिन हमने ऐसा नाम बना लिया।
कर लेंगे साहब। लिखना है इसका जरा सा केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। ये जरा रफ कर रहा हूं, केमिकल एडजॉर्प्शन। सभी लोग देखें केमिकल एडजॉर्प्शन में सीधा ये ग्राफ बस हम लिखेंगे x/m और यहाँ लिखा हुआ है T। जरा देखें, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऐसा बना रहता है। इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो x/m बढ़ तो रहा है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे कम हो जाएगा। ठीक है जी, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो रहा है, इसका कंटिन्यूस कम हो रहा है। ठीक है, तो जरा सा ये लिखना है केमिकल एडजॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, फिजिकल में हमने ये देखा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल में ऐसा दिखाई देगा, और केमिकल में एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा कुछ कंटिन्यूस उसमें फिक्स हो गया होगा, वो घट जाएगा। शुरू में तो बढ़ रहा होगा लेकिन बाद में वो कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये लिखेंगे जरा सा, ये केमिकल एडजॉर्प्शन लिखना, केमिकल में जरा से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग थोड़ा सा लिखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में लिखना है फ्रेंडलिक, किसी का नाम है, यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में लिखना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर ये हेडिंग लिखना है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक नाम की साइंटिस्ट ने इसके बारे में थोड़ा बोला है तो हम देखेंगे इसको। लिखना है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लिखना है। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर, क्या नाम है इसका, फिजिकल एडजॉर्प्शन। इट इज वैलिड फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन, इट इज वैलिड फॉर, ठीक है, ओनली वैलिड फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए वैलिड है ये, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, थोड़ा रुक दीजिए। ठीक है, लिखना है जरा सा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से प्रीवियस में क्वेश्चन है। एक बार मैं बोल देता हूँ, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से लास्ट ईयर में क्वेश्चन है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से ना के बराबर क्वेश्चन है, और पीछे जो 2-3 टॉपिक है उसको हमने देख लिया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर से बहुत बार क्वेश्चन है, ग्राफी सेम पूछता है, एक ही क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में और मतलब नीट वगैरह में है, तो हमें थोड़ा इसमें लिखना है। लिखेंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लिखा आप लोगों ने, फिर लिखना इसमें लिखना देयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में लिखना these are plotted, लिखना these are plotted for the adsorption of gas, THESE, these are plotted for the adsorption of gas, for the adsorption of gas over a solid, over a solid surface, लिख देना solid surface, solid surface। the variation of, फिर लिखना the variation of, the variation in amount of gas, लिखना the variation in the amount of gas, the variation in amount of gas adsorbed by the adsorbent, adsorbed by the adsorbent, adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature, with pressure at constant temperature, with pressure at constant temperature, constant temperature can be expressed, can be expressed, can be expressed by mean of a curve, mean, MEAN, mean of a curve, mean of a curve termed as adsorption isotherm, termed as adsorption isotherm, termed as adsorption isotherm, termed as adsorption isotherm। ठीक है, ये लिखना थोड़ा सा वहाँ पे, x/m is directly proportional to p का पावर 1/n। ठीक है, मैं थोड़ा जो डायरेक्ट बुक्स में लिखा हुआ पहले वो लिख देता हूँ, x/m इक्वल टू लिखना k p का पावर 1/n, एक ही बात है, ये थोड़ा लिख लेंगे। इसको थोड़ा कॉपी करना है, फिर मैं थोड़ा एक क्वेश्चन एग्जैक्ट देख लेता हूँ जो सॉल्व हमें करना है, फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेके।
ठीक है, सेम लाइन ऐसे लिखा हुआ है, हो गया। फिर लिखना है जरा सा द रिलेशन, लिखना है द रिलेशन where x is the mass of gas, where x is the mass of gas, where x is the mass of gas adsorbed on mass of adsorbent, लिख दिया आप लोगों ने? यस सर। फिर लिखना ब्रैकेट में कैपिटल एम लिखना, ब्रैकेट में लिखना कैपिटल एम, एक्स तो हमने लिख लिया था, एम हमने दोबारा लिखा है। फिर पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना पी मतलब प्रेशर, पी इज़ द प्रेशर एंड एन इज़ अ कांस्टेंट, लिखा आप लोगों ने। और ब्रैकेट में लिखना n ग्रेटर देन 1, n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, n ग्रेटर देन 1 लिखना, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे ये वैसे तो मैं थोड़ा यहाँ हिंट में लिख देता हूँ, जो ये 1/n की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में इसको हम देख भी लेंगे, हालांकि लिखा हुआ है। सभी बच्चे देखें थोड़ा सा, ये एक बुक्स में ऐसा बनाया होगा 2 ग्राफ, तो मैं ज़रा सा ये 2 ग्राफ पहले बना रहा हूँ। अभी हम लोग फ्रेंडली का ग्राफ देखेंगे। अभी ये प्रेशर है, इसका मैं नाम रख देता हूँ पी सैचुरेशन नाम रख देता हूँ, ऐसा हमने मान लिया है। तो अगर हम x/m पे देखेंगे, यहाँ से कोई ग्राफ जाएगा मैक्सिमम यहाँ जाता होगा, तो ये जो पॉइंट नाम रख लेते हैं वो PS है, यानी पी सैचुरेशन रख लेते हैं, इसका नाम पी सैचुरेशन। ये लास्ट प्रेशर हमने मान लिया ऐसा, ठीक है। इसके बाद एक बुक्स में ग्राफ बनाया होगा जो x/m का ये ग्राफ है, x/m और नीचे लिखा होगा P, और इस तरीके से 3 ग्राफ बनाया हुआ होगा, जरा देखिए। और 3 टेम्परेचर कोई रख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 100, अपनी मर्जी से रखा है। -78 क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हमने ये लिख लिया 100, यहाँ पे 200 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ 400 ले लेते हैं। तो सभी बच्चे जब देखेंगे इस पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देख रहे हैं कि x/m का मतलब एडजॉर्प्शन नाम था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नीचे में है, एडजॉर्प्शन कम हो रहा है। सही है ना जी ऐसा? ये दोनों ग्राफ जरा जल्दी से आपको ड्रॉ करना है, ये दोनों ग्राफ जरा जल्दी से आपको ड्रॉ करना है। ये सब टेम्परेचर है, मैंने डिग्री सेल्सियस में लिया है, बुक्स में ये केल्विन में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा था 150 200, मैंने इसको डिग्री सेल्सियस में ले लिया है। फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, और मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है, लेकिन मैंने इस बार डिग्री सेल्सियस में ले लिया है। बुक्स में ये केल्विन में लिखा होगा, तो मैं केल्विन में ही कहोगे तो लिख दूंगा। या 150 केल्विन लिखा हुआ है, मैं रख ही देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन में रखा हुआ है ये 150 केल्विन में रख लेते हैं सारी वैल्यू। जरा देखें 150 केल्विन, 200 केल्विन और 250 केल्विन। अल्टीमेटली हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना था, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। हाँ, ये हमें टेम्परेचर का बस इफेक्ट देखना था। कर लेंगे? देखिए जरा सा, इसको जरा सा सॉल्व करते हैं थोड़ा एक बार। सभी लोग जरा यहाँ देखें, x/m यहाँ पे लिखा हुआ है, x/m इक्वल टू k और p का पावर 1/n है। मैं लिखूँगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही लॉग लेंगे तो log x/m हो जाएगा, और देखें इक्वल टू log x प्लस log p और 1/n हो जाएगा, ठीक है। ये जरा पहले थोड़ा कॉपी करना आपको। क्या? हाँ, ये log k है, ये log k है, सॉरी ये log k। मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर कोई आपत्ति ना हो तो सब बच्चे जरा देखें। log फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे तो मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता था, ये हमने ऐसे लिख दिया है। इसको थोड़ा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log x/m। सभी बच्चे जरा देखें, log k प्लस 1/n log p। ये पावर आगे शिफ्ट करता है, तो हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। ये लिखना है आपको थोड़ा सा। सभी लोग देख पा रहे हैं y = c + mx का ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो
तो यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ये बन रहा है ग्राफ है। तो एक लाइन हम लोग बेसिकली ये लिखेंगे, फिर 3 देखेंगे, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, 3 लाइन देखेंगे, वही 3 क्वेश्चन है प्रीवियस इसका। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किस पे वैलिड है? फिजिकल एडजॉर्प्शन पे, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए वैलिड नहीं है, आपको मैंने बता दिया, आप इसे देख लेंगे। लैंगमुर एडजॉर्प्शन थ्योरी हमारे कोर्स में नहीं है, उसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एक मिलेगा ग्राफ, समझ गए होंगे आप। 3 केसेस हमें लिखना है तो लिखेंगे एट लो प्रेशर, पहला पॉइंट लिखना है, 3 हमें लाइन लिखनी है तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे एट लो प्रेशर, ऐसे ही लिखना है, 3 लाइनें बस हमें इंडिकेट करनी है, लो प्रेशर पे क्या होगा, मॉडरेट पे क्या होगा, हाई पे क्या होगा। तो लिखना है एट लो प्रेशर x by m is directly proportional to the pressure मैं यहाँ पे सीधा ऐसा लाइन लिख दूंगा तो कोई आपत्ति नहीं है, सभी लोग देखें जरा सा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना जी, ऐसा ये लिखना है जैसा, ये पहला पॉइंट वहाँ ये लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है इसके बाद एट मॉडरेट प्रेशर पे तो यही लाइन चल रहा होगा, सभी लोग क्या कहते हैं आप लोग, यही है ना मॉडरेट प्रेशर। तो मॉडरेट प्रेशर में आपको ये लिखना है लॉग x by m इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n log p। ग्राफ अगर बनाएंगे, इसका तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, खत्म हो गया। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, शायद पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ तो सब बच्चे समझ पा रहे हैं, यहाँ से ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे x by m और यहाँ पे p। अगर ये निगेटिव होता है निगेटिव स्लोप लेते, शायद आपको पता है ऊपर से लेकर नीचे आते, तो ये ज़रा कॉपी कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक सब बच्चे जानते हैं ये कोई एंगल होता है, इसको tan थीटा बोलते हैं शायद, ठीक है, वो 45 हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा लिख लेंगे tan थीटा, tan 45 इसको एज्यूम करते हैं। बुक्स में लिखा हुआ log k लिखा हुआ है, तो हम ऐसे log k भी लिख देते हैं सीधा, इसका नाम log, इसका log p नाम रख देते हैं, log x by m, और इसका log k नाम था, इसका नाम log p रख लेते हैं, ठीक है। log के रिस्पेक्ट में लिखना था, एक ही बात, ये लिखना। स्लोप क्या होगा जी इसका? स्लोप 1/n। हाँ, स्लोप 1/n। तो इधर जरा सा लिख देता हूँ, स्लोप आप जानते हैं 1/n है इसका, ठीक है, स्लोप 1/n। ये तो इतनी बार बच्चे पढ़ते हैं उनको एकदम याद हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। लॉग के क्या इंटरसेप्ट है आप जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हो गया, लिखना है थर्ड पॉइंट लास्ट, एट हाई प्रेशर लिखेंगे द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन becomes independent of pressure because independent of pressure, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंड हो जाएगा, ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर लिख दिया बिल्कुल। यहाँ सब बच्चे देखें, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, हाँ पूरा ये लाइन लिख रहे हैं तो लिखेंगे x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0, ठीक चल रहा होगा। इसके ग्राफ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसके ग्राफ को भी जरा सब लोग देखें, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, जरा यहाँ देखेंगे इसका ग्राफ ऐसा बना हुआ। मैं यहाँ तक इसको x by m यहाँ लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना आपको, यहाँ p लिख देता हूँ। यहाँ पे सब बच्चे देख पा रहे हैं x by pm की जो वैल्यू है p से कम है, सही है ना सर? तो मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ x by m लेस देन p, ठीक है, ऐसा चल रहा है। और ये p का पावर शायद 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत ना हो क्योंकि लो प्रेशर वाला केस है। और सब बच्चे देख पा रहे हैं इस पॉइंट पर सीधा लाइन चल रहा है यानी इंडिपेंडेंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0, सही है सर? यानी जरा देखें इस, चलो ये लिख लेंगे, और ये बीच की जो लाइन चल रही है वो x by m यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो p की वैल्यू है 1/n चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ कि इक्वल टू p का पावर 1/n लिख देता हूँ, ठीक है जी ऐसा। और यहाँ पे सब बच्चे देख पा रहे हैं कि 1/n की वैल्यू 1 से लेकर 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी है इनकी वैल्यू से, ठीक है, ये नोट करना है जरा सब। अगर आप प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं कितनी बार अलग अलग लाइन से लिखेंगे। ये हाई प्रेशर का केस है, एक ही ग्राफ में लिख देता हूँ। ये हाई प्रेशर है, ये मॉडरेट है, आप जानते हैं, ये मॉडरेट प्रेशर है, और ये लो प्रेशर,
मॉडरेट है, ये लो प्रेशर। कर लेंगे सर। लिमिटेशन क्या है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का? लिमिटेशन ये है कि हाई प्रेशर पे क्या होगा इफेक्ट कुछ भी बता नहीं पाता ये, इंडिपेंडेंट। ठीक है, हाई पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो लिमिटेशन ये लिखने के बाद एक लाइन में लिखना है। अब तक ये वाला ग्राफ जो पीछे बनाया था और ये वाले ग्राफ से क्वेश्चन है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से क्वेश्चन है, उसको जरा आप अच्छे से देख लेंगे। तो लिखना है थोड़ा सा एक लाइन, लिमिटेशन। लिमिटेशन लिखना है, इट फेल, ये बिल्कुल ही फेल है। इट फेल टू एक्सप्लेन, इट फेल टू एक्सप्लेन, इट फेल टू एक्सप्लेन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट हाई प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं करता है, सब लोग शायद समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन है जो हम सेलेक्टिव एनसीईआरटी में तो 15-20 हैं, कुछ हम सेलेक्टिव देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखना है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। हम लोग कुछ सेलेक्टिव टॉपिक को बस देखेंगे जो काम का है, मतलब जो हमें एग्जामिनेशन से मतलब हो। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना, बहुत सारे हैं ऐसे, तो पहला लिखना इसमें प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ठीक है। लिखेंगे इसमें द रिमेनिंग ट्रेसेस, द रिमेनिंग ट्रेसेस, TRACES, द रिमेनिंग ट्रेसेस, द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर, द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एब्जॉर्ब्ड, कैन बी एडजॉर्ब्ड, can be adsorbed AD by charcoal, by a charcoal, by charcoal from a vessel, from a vessel, from a vessel evacuated, evacuated लिख लोगे EVACC, evacuated, EVACCUATED, evacuated लिखा आप लोगों ने? कुछ नहीं, यहाँ देखो क्या पढ़ते हैं इसको, इवैक्यूएटेड तो पढ़ते हैं सर को अपना इंग्लिश करने ठीक करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। इवैक्यूएटेड बाय अ पंप, इवैक्यूएटेड बाय अ पंप टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम, टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम, ठीक है। दूसरा सबको पता है गैस मास्क, कोल माइंस में जाते होंगे, गैस मास्क ऐसा चाहिए कि जो जाए और सबको एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा तो चाहिए नहीं, ये तो वहीं रह जाएंगे, जाए सेलेक्टिव को एब्जॉर्ब करता हो, ठीक है, ऐसा चाहिए, बाकी को छोड़ छाड़ दे मतलब नहीं है। तो दूसरा लिखेंगे गैस मास्क, गैस मास्क ब्रैकेट में लिखना, गैस मास्क किससे बनता है जी? तो लिखना इट इज़ अ डिवाइस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, इट इज़ अ डिवाइस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और mixture of adsorbent, it is a device of activated charcoal or mixture of adsorbent, it is a device of activated charcoal or mixture of adsorbent, adsorbent लिखा आप लोगों ने, adsorbent। यूज़ मैंने आपको बताया है, कहाँ करना है इसका यूज़? कोल माइंस में करना है। और किसके लिए करना है? ब्रीथिंग के लिए। तो लिखना यूज़, लिखना वहाँ पे ब्रीथिंग इन कोल माइंस, breathing in coal mines, breathing in coal mines to absorb poisonous gases, to absorb poisonous gases। तीसरा आप जानते ही हैं, तीसरा हम केवल नाम लिख के छोड़ देंगे, समझ जाएंगे। तीसरा लिखना आपको कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, आपको आता है तीसरा, आपको पता है तीसरा क्या होता है? कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तीसरा लिखना जैसे कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ये आपको आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो
अगला लिखना है जरा सा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। फोर्थ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस लिखेंगे इसमें एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस, on the solid surface, adsorption of reactant on the solid surface of the catalyst। कई लोग कैटालिस्ट पढ़ते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ऑफ द कैटालिस्ट इंक्रीजेस, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिखना, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन। There are many gases reaction, there are many gases reaction, there are many gases reaction of industrial importance, of industrial importance, of industrial importance involving solid catalyst, involving solid catalyst, इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटलिस्ट, इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटलिस्ट। देखा आप लोगों ने, एग्जाम्पल लिखना अमोनिया, अमोनिया का आपको पता है अच्छे से। अमोनिया में सब बच्चों को याद होगा Fe या MO लेते हैं, आपको लिखना नहीं है, केवल अमोनिया लिखना है। समझ गया मेरी बात? रिएक्शन में लिखता लिंक काम का नहीं है। दूसरा आप जानते हैं H2SO4 किससे बनता है जी? H2SO4 किससे बनाते हैं? H2SO4 बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनाएंगे? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। दूसरा लिखेंगे जरा सा H2SO4 ब्रैकेट में लिखना ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, H2SO4 ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, H2SO4 ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। फिर कमा देके लिखना उसी में H2SO4 ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। पहला था हमारा अमोनिया, आप जानते हैं कैसे बनता है अमोनिया? हैबर प्रोसेस। दूसरा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। तीसरा जरा सा आपको लिखना है, ये हो गया हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन निकल प्लेटिनम पैलेडियम होता है, आप जानते हैं हाइड्रोजनेशन निकल प्लेटिनम पैलेडियम। इस लाइन से इसी साल जेईई मेंस में क्वेश्चन है, एक साइड में 4 रिएजेंट, एक साइड में 4 रिएक्शन, एक साइड में 4 नेम। समझ रहा मेरी बात? ये भी NCERT में टेबल बना होगा, मुझे एग्जैक्ट टेबल याद नहीं है, 5.2 5.3 में से कोई एक होगा, उसको अच्छे से देख लेंगे आप। ये पूरा टेबल में एक साइड में एलिमेंट लिखा हुआ है, एक साइड में रिएक्शन लिखा हुआ है। NCERT में देखा नहीं है, एक बार मैं जब लंच के बाद जब होगा तो मैं देख के बता दूंगा कि मतलब उसके बाद कौन सा पॉइंट आप देख लेना। कर लेंगे सर? चलिए, इसके बाद अगला एप्लीकेशन लास्ट लिखेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। 5 एप्लीकेशन लिखेंगे, 5 नंबर लिखेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सभी बच्चे जानते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक फ्रोथिंग एजेंट हम डालते हैं और एक पाइन ऑयल डालते हैं। तो आप लिखना जरा सा पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट, हाँ लिखना जरा सा पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट, पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट। आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा, पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट। लिखने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे, इतनी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इसका हेडिंग करेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन या कोलॉइड्स, एक ही बात है। नेक्स्ट हेडिंग है कोलाइडल सोल्यूशन या कोलॉइड्स, ठीक है। कोलॉइड्स इसका नाम बुक्स वाले रखते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कोलॉइड्स, सॉल, ये सब एक ही बात है। कोलाइडल सोल्यूशन, अभी सॉल का नाम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। कोलाइडल सोल्यूशन 3 तरीके का सॉल्यूशन है, जिसमें हम 3 कॉलम जरा से बना लेंगे। एक साइड में लिखना जरा ट्रू सॉल्यूशन, एक साइड में आपको जरा लिखना है ट्रू सॉल्यूशन, TRUE लिखा हुआ है ट्रू सॉल्यूशन, और एक लिखना है कोलाइडल सॉल्यूशन, यहाँ देखें, और एक में लिखना है सस्पेंशन। हम इन तीनों चारों को कंपेयर कर लेंगे, इसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, बाकी हमारे जेईई मेंस में तो इसके है ही नहीं, डेट में है नहीं। हमें कोलाइडल को हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, कोलाइडल से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। और फिर लास्ट में बच जाएगा एक कैटलिस्ट, जिसको हम देखेंगे। कैटलिस्ट थोड़ा छोटा है, जल्दी हो जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन में सब बच्चे जानते हैं अच्छे से कि यहाँ पर थोड़ा देखें, एक सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें एक वाटर होगा, किसी के अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, सब बच्चे जरा से देख लें, तो इसका नाम है सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा उसका नाम है सॉल्यूट। तो ये जरा हमने ले लिया एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मतलब सब बच्चे जानते हैं लेसर इन अमाउंट। मैं सारी बातें इसी में लिख देता हूँ, आपको ये सब सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ा दिया है सर। और इसका नाम है हाई अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर सब बच्चे जानते हैं, थोड़ा 2-3 बातें सुन लें,
सब बच्चे जानते हैं सॉल्यूशन दो तरीके का है, एक डाइल्यूट एक कंसनट्रेटेड, फिर बाइनरी टर्नरी वो सब यहाँ आएगा नहीं, बस यहाँ इतनी बातें बस काम का है। इसके बाद यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन में भी जैसे हमने वाटर लिया, ठीक है, और इसमें हमने मिल्क मिलाया, तो हमें ज़रा यहाँ पे एक मिल्क लिख लेते हैं और यहाँ वाटर लेते हैं। अच्छा, दो लाइनें अलग अलग हैं, पानी में दूध मिलाना और दूध में पानी मिलाना, तो आप थोड़ा देख लेंगे कौन से वाले को प्रेफर करते हैं। और दूसरा सब बच्चे जानते हैं, लास्ट में यहाँ वाटर लेंगे और सस्पेंशन में सैंड डाल देंगे, ठीक है, ये सैंड पार्टिकल इसके अंदर रखा हुआ होगा। तो 3 फिगर ज़रा जल्दी से बना लें, एक एक करके 2-2 लाइन इनके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे और ये टेबल ज़रा हम देख लेंगे, जल्दी ज़रा इसे बना ले इसे। हिंदुस्तान में तो पहले ज़माने में जो गाँव में यादव वर्ग के लोग हैं, जो लोग दूध वगैरह सप्लाई करते थे, अब तो खैर जात रह नहीं गया है, क्योंकि अब नाम है ब्राह्मण यानी पंडित जी हैं, लेकिन नाई का काम करते हैं। आपको बताऊं, नाम है पंडित जी लेकिन रोज़ उनको मीट चाहिए, तो अब कास्टिज्म कोई रह नहीं गया। अब ये सब बातें अननेसेसरी हैं, आप ये बिल्कुल ना चिंता करें, क्योंकि मैंने देखा है कि नवरात्रि में 9 दिन दुर्गे दुर्गे, बाकी दिन मुर्गे मुर्गे, ये वाला कंसेप्ट चलता है। हंसने की कोई बात, इधर तेज ना हंसे, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो है। और क्या है, जो हिंदू लोग ढकोसला एक पहन रखे हैं, उस जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और इस्लाम के लोग भी इसमें कम नहीं है, वो लोग भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोनों लोग बराबरी में है, इसमें कोई वो बात नहीं है। हमें जहाँ बस मौका मिलता है किसी को नीचा दिखाने का, हम दिखा लेते हैं और संतुष्टि फील करते हैं, ये तो चला आ रहा है ट्रेडिशन। तो आप देख लेंगे अब कोई कास्टिज्म रह नहीं गया, आप भी जान लें, अब गाँव में बस एग्जिस्ट कर रहा है। तो गाँव में लोग पहले यादव वगैरह जो थे वो पानी वगैरह मिला, मतलब रास्ते में दूध लेके आते थे, थोड़ा सा पानी मिला के बेच देते थे, लेकिन शहरों में तो पानी में सीधा दूध मिलाते हैं, कोई बात नहीं है। एक बाल्टी पानी लेते हैं और उसमें 200-300 ml दूध मिला के उसको बढ़िया से मिला के, और आप जितने चाय की दुकानों का आप देख लेंगे पूरा बाल्टी रखा हुआ होगा, पर्याप्त मात्रा में पानी और उसमें थोड़ा सा दूध रखा होगा, और नाम के लिए इलायची इलायची रख देगा, आपको लगेगा बड़ा फ्लेवर आ रहा है, और कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाते रहते हो। तो लिख दिया आप लोगों ने? जो जो इन चीज़ों में कंपेयर दिखाई देगा, हम लोग ये टेबल कंटिन्यू थोड़ा सा और आगे बढ़ाते चलेंगे। तो सभी बच्चे जानते हैं ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस है, तो ट्रू सॉल्यूशन में लिखना जरा सा होमोजीनियस, ठीक है। और ये दोनों ऑफ कोर्स, ये भी तो होमोजीनियस लिखना और ये हेट्रोजीनियस लिख देना, हाँ ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या लिखा आप लोगों ने? हेट्रोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन में हेट्रोजीनियस होता है और सस्पेंशन में लिखेंगे हेट्रोजीनियस, दोनों हेट्रोजीनियस लिखेंगे। मैं बताता हूँ हेट्रोजीनियस इसका क्यों नाम है, अब जरा लिखेंगे हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उसको बोलते हैं जिसमें एक आदमी जाए और उसमें बिल्कुल टोटली डिजॉल्व हो जाए, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे। ये दोनों अपनी ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इधर लिखना जरा सा लॉस देयर आइडेंटिटी, और उधर लिख देना नॉट नॉट, इधर लिखना, हाँ इधर लॉस देयर आइडेंटिटी, उधर नो आंसर है, आप समझ गए होंगे। ट्रू सॉल्यूशन में लिखना है लॉस देयर आइडेंटिटी, ठीक है। फिर सभी बच्चे जानते हैं इसको नेकेड आइज से हम इजीली देख नहीं पाते हैं, तो इसको लिख देना नॉट सीन बाय नेकेड आइज, लिख देना नॉट सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है, नॉट सीन बाय नेकेड आइज। और इन दोनों को तो देख ही पाते हैं, तो सीन सीन लिख देना, ठीक है, ठीक है, इन दोनों को देख पाते हैं। इधर फिर से सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन में लिखना है कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इजीली मेथड से कर नहीं सकते हैं, गरम वरम करके करते होंगे तो अभी इजीली तो कर नहीं सकते हैं। और उधर साइड में लिखना है, इधर वाले साइड में लिखना है, जरा सा देखो, देख तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें भी लिखना नॉट, ठीक है, इसको भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और इसको तो ईजिली बस करना क्या, आप तो जानती हैं, बोतल का पानी गिराना है, नीचे सैंड रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कोलाइडल को और क्या नाम है हमारा ये जो आगे ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बाकी इसको कर सकते हैं, कर लेंगे सर हमारे हिसाब से। उसके बाद कैसे करते होंगे, थोड़ा एक बार 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ फ्यूजन और फिल्टर पेपर पूछा होगा तो उसको जरा हम लोग कर लेंगे, और नहीं पूछा होगा तो जरा सा हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें तो पूछा हुआ नहीं है लेकिन थोड़ा सा अभी हम लोग करेंगे। तो जरा सा लिखना है आपको, जरा सा इसके बाद लिखना पार्टिकल साइज, सबसे छोटा पार्टिकल साइज इसी का होगा, क्या कहते हैं आप लोग, तो इसका पार्टिकल साइज, ठीक है, बुक्स में ऑप्शंस के हिसाब से पूछा हुआ है, तो जरा मैं लिख देता हूँ। इसका पार्टिकल साइज लिखना लेस देन 10⁻⁷, मैंने ये बुक से डेटा उठाया, 10⁻⁷ cm लिखना, -7 cm, ठीक है, -7 cm टू 10⁻⁻n लिख देता हूँ 9 cm, लेस देन 1 nm बुक्स में लिखा होगा, NCERT में लिखा हुआ लेस देन 1 nm, एक ही बात है, ठीक है, ये नोट करना जरा सा। कोलाइडल सॉल्यूशन में लिखना जरा सा आपको 100 nm टू 1 nm, 100 nm टू 1 nm, हम सेंटीमीटर में करना चाह रहे थे लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं 100 nm टू 1 nm। और सस्पेंशन का साइज तो बहुत इजीली दिखता है, तो ग्रेटर देन 100 nm लिख लेना। आपको नंबर याद नहीं रखना है, ये बस ऐसे ही मैंने लिखवाया, ग्रेटर देन 100 nm लिख देना।
ग्रेटर देन 100 nm, ठीक है। इधर लिखना जरा सा थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशन लिखना है। ट्रू सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट करते होंगे, तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। तो लिखना जैसा ट्रू सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर, कैन बी सेपरेशन बाय फिल्टर पेपर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर एंड मेम्ब्रेन में आपको काफ़ी आगे आज ही पढ़ाऊंगा कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो मेम्ब्रेन लिखना मेरे साथ, ठीक है। फिल्टर पेपर एंड मेम्ब्रेन हो गया। और कोलाइडल सॉल्यूशन लिखना जरा सा थोड़ा सा वहाँ पे, कोलाइडल सॉल्यूशन लिखना फिल्टर पेपर से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन से करते हैं, ठीक है। तो लिखना ओनली मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको हम किससे करते होंगे, ओनली मेम्ब्रेन से करते हैं, ओनली मेम्ब्रेन से, ठीक है। कैन बी सेपरेटेड ओनली मेम्ब्रेन। और उधर जब जाएंगे सस्पेंशन तो बालू है, सीधा समझ पा रहे हैं ना आप। और मेम्ब्रेन से भी फिल्टर नहीं होगा और फिल्टर पेपर से भी नहीं होगा, तो लिखना नॉट पॉसिबल, दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। जो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज कर गया, ठीक है। तो जरा सा लिखेंगे ट्रू सॉल्यूशन में, एक बार मैंने शायद कहीं लाइन गलत लिखवा दिया, जरा बार मेरे को बोलें फिर से, जरा मैं बोलता हूँ सभी बच्चे, एक बार मैं जरा सा लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा सा देखें। पार्टिकल साइज तो मैंने ठीक बोला था, पार्टिकल साइज के बाद हमने क्या बोला है जी, हाँ ये एक लाइन, लास्ट लाइन उल्टा हमने बोल दिया, लास्ट लाइन थोड़ा चेंज कर लेंगे, लास्ट लाइन साइड में उल्टा बोल दिया भाई, चाणक्य की कॉपी में देखा तो लास्ट लाइन जरा उल्टा कर लेंगे। लास्ट लाइन जरा एक बार पार्टिकल साइज का जरा देखो, लास्ट लाइन में बोला है ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन, हाँ सस्पेंशन वाला लाइन ट्रू सॉल्यूशन में और ट्रू सॉल्यूशन वाला लाइन सस्पेंशन में शिफ्ट कर देना, ठीक है। ये अचानक हम ध्यान नहीं दे पाए, इनकी कॉपी में अभी मैंने देखा तो अचानक याद है। ट्रू सॉल्यूशन का लाइन सस्पेंशन में रख देना। एक्चुअली क्या है कि बड़ी होती है तो हाँ कर लेंगे सर, क्लियर हो गया ना आपको। थोड़ा गलतियां हो जाती हैं, इंसान है, क्या है कि मैं सबकी कॉपी पे देख रहा हूँ, थोड़ा गलतियां हो जाती हैं, समझते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिफ्यूजन लिखना जरा सा, अगला पॉइंट है डिफ्यूजन, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ट्रू सॉल्यूशन में सब बच्चे जानते हैं, रैपिड होगा, तो लिखना जरा सा डिफ्यूजन, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन रैपिड, ट्रू सॉल्यूशन लिखना रेट ऑफ डिफ्यूजन रैपिड। मॉलिक्यूल का एक दूसरे से शिफ्ट होना बहुत तेजी से होगा। मॉलिक्यूल का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, मतलब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, दूसरे बॉक्स से फिर पहले बॉक्स में से बार बार आना जाना रैपिड होगा। तो फ्यूजन मतलब उसका नाम डिफ्यूजन लिखा होगा, फैलना, तो उसमें ट्रू सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा, कोलाइडल का थोड़ा कम होगा, तो लिखना वेरी स्लोली। और सस्पेंशन तो जानते ही हैं, पानी बह जाएगा बस वहीं पे, बाकी सॉल्ट और जो भी रह जाएगा वहीं रह जाना है, तो सैंड वगैरह होगा वहीं रह जाएगा, तो लिख देना डज नॉट डिफ्यूज, डज नॉट डिफ्यूज। फिर सब बच्चे जानते हैं सेटलिंग, किससे ज़्यादा सेटल होगा, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा सेटल होगा, ठीक है। हाँ तो सेटलिंग जरा लिखना, अगला पॉइंट लिखना सेटलिंग, SETT सेटलिंग, ऐसा लिखा होगा SETTLING सेटलिंग। ये सब प्रीवियस के क्वेश्चन है बोर्ड में, अभी देख लेंगे। सेटलिंग, सेटलिंग में सब बच्चे जानते हैं ट्रू सॉल्यूशन में सेटल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। और कोलाइडल सॉल्यूशन भी सेटल नहीं होना चाहिए, अगर सेटल है तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है जी। तो दोनों में लिख देना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। दोनों में कोई भी सेटल उटल नहीं होगा, और उधर साइड में लिख देना सेटल होगा। उसका लास्ट एक पूछा टिंडल इफेक्ट, तो भी जरा लास्ट प्रॉपर्टी में लिख देना टिंडल इफेक्ट, लास्ट जरा से लिखना टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा जी, हाँ कोलाइडल, कोलाइडल में लिख देना जरा शो करेगा, क्लियर शो लिख देना, कोलाइडल में क्लियर शो लिख देना। टिंडल इफेक्ट लास्ट प्रॉपर्टी है टिंडल, टिंडल की स्पेलिंग TYNDAL, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, जरा सा देखिए TYNDAL टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन लिखना वेरी क्लियरली सो, ट्रू सॉल्यूशन में नॉट, और सस्पेंशन में मे और मे नॉट लिखना। सस्पेंशन कर भी सकता है और नहीं भी, सस्पेंशन कर भी सकता है और नहीं भी। इससे बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए, आप इसको कर लेंगे सर, ठीक है। इसको जरा सा देख लेंगे, एक बार थोड़ा रुक जाए, प्रीवियस का पेपर 2-3 देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा फिर आगे शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। तो ओके, नेक्स्ट रीडिंग जरा करना फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन, थोड़ा इस अब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। लिखना है कोलाइडल सॉल्यूशन,
लिखना इसमें, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम in which one substance is dispersed, one substance is dispersed, लिखा आप लोगों ने, ब्रैकेट में लिखना डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। जरा से यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्पर्स्ड फेस, जरा सब बच्चे देखें, कई बार इसको बुक्स में लिखा होगा डिस्पर्शन फेस, जरा मैं आपको समझा देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये सब क्या है। और दूसरा है डिस्पर्शन मीडियम, दूसरा है डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। इसको हम लोग अभी आज की क्लास में हम लोग इसको डीएम बोला करेंगे और ये नाम है डीपी, ठीक है। जहाँ आपने सॉल्यूशन के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन जहाँ बॉक्स बनाया ऊपर में फिगर पहला बनाया है, वहाँ पे मिल्क और वाटर में जिसकी अमाउंट कम या ज़्यादा रखनी है पहले आप डिसाइड कर लीजिए। अगर पानी की अमाउंट ज़्यादा रखेंगे तो सॉल्वेंट होगा, क्या कहते हैं आप, चलो वहीं बोल देता हूँ ताकि ये याद रहेगा। तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगा उसको डीएम बोलना है। तो वहाँ पे जहाँ पे आपने H2O लिखा है, कोलाइडल सोल्यूशन में मिल्क और वाटर का एग्जाम्पल लिखा होगा अपने बॉक्स में, तो वाटर के बगल में सीधा लिखो डीएम, और जो बाकी बचा हुआ है मतलब मिल्क के नीचे लिखना डीपी। इसका अंदर समझ में आ रहा है मुझे एक लाइन, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जरा देखें ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को वहीं देख लें, कंपेयर कर रहा हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि जो सॉल्यूट है जिसकी अमाउंट कम है वो डीपी है, और जिसका अमाउंट ज़्यादा है यानी सॉल्वेंट उसका नाम डीएम है। क्लियर हो गया ना सबको? कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ये सब बाकी बुक्स में लिखा हुआ रहता है, इसको हमने थोड़ा यहाँ समझा दिया है। सॉल्यूट का ही नाम यहाँ पे आके पड़ गया है डीपी और सॉल्वेंट का नाम है डीएम। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से। डिस्पर्स्ड फेज, फिर वापस आ जाए जरा सा, डिस्पर्स्ड फेज लिख दिया आप लोगों ने, फिर लिखना as very fine particle in another substance, as very fine particle in another substance, as very fine particle in another substance is called dispersion medium, is called dispersion medium, is called dispersion medium, is called dispersion medium। लिख दिया आप लोगों ने? फिर लिखना अगली हेडिंग डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। क्या लिखोगे? लिखना इसमें द सबस्टांस प्रेजेंट इन, छोटा अमाउंट क्या बोलना चाहिए, स्मॉल प्रोपोर्शन, लिखना सबस्टांस प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, substance present in a small proportion, a small proportion that is लिखना, that is we can say solute as a DP, ठीक है। solute as a dispersed phase, solute as a dispersed phase, solute as a dispersed phase लिख दिया आप लोगों ने। और दूसरा लिखना डीएम, दूसरा डीएम लिख देना वहाँ पे, और डीएम में आपको मतलब डिस्पर्स्ड मीडियम लिखना, डिस्पर्शन मीडियम इसका नाम है, दूसरा नाम है डिस्पर्शन मीडियम। और डीएम में सीधा इसी का उल्टा लिख लेना आप, यहाँ लिखा है आप लोगों ने स्मॉल, क्या लिखा था, प्रोपोर्शन, वहाँ लिखना हाई प्रोपोर्शन, वहाँ लिखना हाई प्रोपोर्शन, और सॉल्वेंट लिख देना, हाई प्रोपोर्शन और सॉल्वेंट, ऐसे लिखना हाई प्रोपोर्शन और सॉल्वेंट, याद रहेगा हाई प्रोपोर्शन और सॉल्वेंट। बड़ा बड़ा लाइन लिखने से कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनेशन में वो सब आएगा नहीं। छोटा छोटा कम लिखा हुआ रहे और छोटा लिखा हो तो अति उत्तम, ऐसा मान के चलना है। हाई प्रोपोर्शन लिख दिया आप लोगों ने, और सॉल्वेंट इसी का नाम। दोनों हमने कंपेयर कर लिया है, ट्रू सॉल्यूशन और ये दोनों बातें सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग थोड़ा लिखना है, इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, उसमें लिखना है कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड, कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड, colloids are classified, colloids are classified on the basis of criteria, on the basis of criteria, on the basis of criteria। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखना है फिजिकल स्टेट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। अब डीपी डीएम बोलेंगे ताकि अब ठीक रहे, लिखना कम पड़े। फिजिकल
स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। जी सर। दूसरा पॉइंट लिखना है थोड़ा सा, दूसरा लिखना है नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, दूसरा लिखेंगे नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। एंड लास्ट थर्ड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टिकल, टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द डीपी, टाइप्स ऑफ द पार्टिकल लिखा, टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द डीपी। डीपी इज द सेंस डिस्पर्स्ड फेस या डिस्पर्शन फेस, और डीएम इज द डिस्पर्शन मीडियम। कर लेंगे, इतना रहने देते हैं, फिर ब्रेक के बाद शुरू किया जाएगा। रोक दीजिए जी पहले।